हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो बेटा आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बेटा अब तक जो हम आपको दो चैप्टर पढ़ा चुके हैं, एक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और दूसरा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो अब हम शुरू कर रहे हैं बेटा आपका थर्ड चैप्टर, वो है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, जो 11th क्लास का बेटा जो आपका 11th क्लास का जो चैप्टर वन है वो द लिविंग वर्ल्ड ही है। आज हम उसका बेटा पहला लेक्चर ले रहे हैं और आज हम आपको पढ़ाएंगे कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग। तो बेटा वैसे तो एनसीईआरटी में ये दे नहीं रखा है, ये जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में दे रखा था, बट अब न्यू एनसीईआरटी में कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग नहीं है, बट आपके बेटा नीट सिलेबस के अंदर जो है कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग दे रखा है। तो हम जो है आपको कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बताएंगे। आखिर आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। आपको याद होगा जब मैंने आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि आप लिविंग नॉन लिविंग को कैसे देखोगे। तो आपने क्या देखा था, आपने कहा था सर जिसके पास सेल प्रेजेंट है वो लिविंग होगा और जिसके पास सेल नहीं है वो नॉन लिविंग होगा। यानी कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर पर हमने बात करी। तो बेटा एक कैरेक्टर नहीं होते, आप काफी सारे कैरेक्टर्स पर देख सकते हो कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, इस तरह के बेटा हम जो आज टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। ठीक, तो चलो आओ शुरू करते हैं। तो आज का बेटा आपका टॉपिक क्या है, आओ देखो जरा। तो आज का आपका टॉपिक है बेटा कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग। तो चलो आओ शुरू करते हैं। तो बेटा इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, और वो ये है, जो लोग बेटा वीडियो के साथ नोट्स बना रहे हैं अच्छी बात है, और जो लोग बेटा पहले लेक्चर देखते हैं, पहले कंसेप्ट बिल्डअप करते हैं और फिर बाद में नोट्स बनाना चाहते हैं, तो वो बेटा हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं अगर उनकी मर्जी हो तो। वहाँ उनको जो है बेटा इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी, और इसके अलावा जितने भी हमने लेक्चर्स लिए हैं अब तक उन सब की पीडीएफ्स भी वहाँ आपको मिल जाएंगी। ठीक, तो चलो इसी के साथ इतना ही मुझे लगता है काफ़ी है। आगे जो है शुरू करते हैं बेटा चैप्टर को। तो चलो आओ, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग के बारे में। तो बेटा जब भी आप अपने आसपास देखते हो तो आपको जो है काफ़ी चीज़ें दिखती है, बट मेजरली अगर मैं उनको डिफाइन करूँ तो मैं क्या दो कैटेगरीज में डिफाइन कर सकता हूँ। एक तो बेटा वो लिविंग है, एक जो है वो नॉन लिविंग है। ठीक, क्या इसके अलावा कुछ और है, या तो बेटा वो लिविंग होगी या नॉन लिविंग होगी। जैसे कि आप इस समय मेरे हाथ में ये दिख रहे हो पेन, बेटा ये लिविंग है नॉन लिविंग है। आप कहोगे सर ये नॉन लिविंग है। ठीक, आपने कैसे बता दिया नॉन लिविंग है। तो आपको पता है सर ये जो हमें दिख रहा है प्लास्टिक का बना हुआ है, नॉन लिविंग है, और जो मैं बोल रहा हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं जो है लिविंग हूँ। ठीक, तो आप क्या देखते हो, आप लिविंग देखते हो नॉन लिविंग। बट बेटा जब एक साइंटिस्ट देखता है तो वो क्या देखता है, वो कुछ जो है बेटा फीचर्स को देखना चाहता है, वो कुछ कैरेक्टर्स लेता है, उनके बेसिस पर बताता है कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है। अब वो कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, वो बेटा ग्रोथ हो सकता है, वो रिप्रोडक्शन हो सकता है, वो मेटाबॉलिज्म हो सकता है, वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, वो कॉन्शियसनेस हो सकती है। तो बेटा बताओ कौन कौन से फीचर्स लिए या फिर कैरेक्टर्स लिए, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। तो आज इन्हीं पांच जो है कैरेक्टर्स को बेटा अच्छे से हम डिफाइन करेंगे। ठीक, तो बेटा मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, ये जो है आपके नीट के सिलेबस में डिफाइंड है, इसलिए हम जो है आपको ये पढ़ा रहे हैं। ठीक, ओल्ड एनसीईआरटी में दे रखा था, पर हम जितना पढ़ाएंगे बेटा क्वेश्चन वहीं से आएगा, उसके बाहर से नहीं आएगा, तो आपको इसके बारे में सोचने की कोई भी आवश्यकता है ही नहीं। ठीक, तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं, आ जाओ। तो अब आप क्या डालोगे, सबसे पहले आप जो है बेटा आप क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे जब भी आप अपने आसपास देखते हो अराउंड यू, क्या देखते हो आप, जब भी आप अपने आसपास देखते हो तो बेटा आपको दो ही चीजें दिखती हैं। क्या दिखती है, या तो बेटा आपको दिखता है लिविंग या फिर आपको दिखते हैं नॉन लिविंग। तो बेटा क्या दिखता है, या तो आपको दिखते हैं लिविंग या आपको दिखती हैं नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक, और साइंटिफिक व्यू क्या कहता है, ये तो आपने देख के बताया। अगर एक साइंटिस्ट देख रहा है तो बेटा वो डिफाइन करता है लिविंग को कुछ फीचर्स के साथ। आओ एक मिनट रुको, आ जाओ। चलो बेटा साइंटिफिक व्यू क्या है, आपका साइंटिफिक व्यू क्या है बेटा, साइंटिफिक व्यू कैसे डिफाइन करता है, साइंटिफिक व्यू डिफाइन करता है लिविंग को कुछ फीचर्स के साथ। वैसे तो मैं चाहता तो सीधे के सीधे शुरू करता, आपको सीधे बताता, क्योंकि अब एनसीईआरटी में इतना दे नहीं रखा है तो हमें इतना डीप जाने की जो है बेटा जरूरत है नहीं, बट फिर भी हम बता देते हैं। ठीक, साइंटिफिक व्यू क्या करता है, वो आपका डिफाइन करता है। कैसे करता है बेटा, डिफाइन लिविंग विद फीचर्स, डिफाइन लिविंग विद फीचर्स। बेटा कुछ फीचर्स वो चेक करते हैं तब बताते हैं कोई लिविंग है या कोई नॉन लिविंग है। डिफाइन लिविंग विद फीचर्स, या आप कैरेक्टर्स भी कह सकते हो बेटा, विद कैरेक्टर्स
एक मिनट रुको, आ जाओ। विद फीचर्स, अब वो फीचर्स क्या क्या हैं जो बेटा मैंने अभी अभी आपको बताए थे, क्या क्या फीचर्स बताए थे? एक ग्रोथ बताया था, एक रिप्रोडक्शन बताया था, एक मेटाबॉलिज्म बताया था, एक कॉन्शियसनेस बताया था, एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बताया था, ठीक। फीचर्स। आ जाओ अब बेटा, आप नेक्स्ट जो डालोगे वो डालोगे क्या? फीचर्स ऑफ लिविंग। आप जो नेक्स्ट पॉइंट डालोगे वो डालोगे फीचर्स ऑफ लिविंग। तो मैंने जितने भी अभी आपको 5 फीचर्स काउंट कराए हैं वो बेटा आपको लिखने हैं। आ जाओ चलो लिख लेते हैं, फीचर्स ऑफ लिविंग। और बेटा मैं उम्मीद करूंगा कि आपने जो जो मैंने आपको 2 चैप्टर्स पढ़ाए हैं आपने अच्छे से वो बेटा रिवाइज कर ली होंगी। और बेटा मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सक्सेस उसी को मिलती है जो बेटा ज़्यादा पढ़ता है, नहीं जो बेटा ज़्यादा बार रिवाइज करता है। वही सेम चीज़ें हैं, वही रिवाइज करनी है। मैं चाहूँ तो बेटा आपको बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको अपना ज्ञान बता सकता हूँ कि मेरे पास कितना ज्ञान है। कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं ऐसे करके जो है आपका समय बर्बाद करूंगा और इवन आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करूंगा। बेटा अंत में एनसीईआरटी पढ़ने के लाले पड़ जाते हैं, एनसीईआरटी नहीं काबू में आती बेटा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जितना पढ़ा रहा उतना पढ़ो, इसी में से ही पेपर आएगा, बस मैं इतना ही कहूँगा। आ जाओ चलो। तो बेटा फीचर्स ऑफ लिविंग क्या है? फीचर्स ऑफ लिविंग आओ चलो देखते हैं क्या है फीचर्स ऑफ लिविंग। तो बेटा जो आपके फीचर्स ऑफ लिविंग है वो देखना जरा ध्यान से क्या है। तो अरे यार, एक मिनट। तो बेटा क्या है फीचर्स ऑफ लिविंग? सबसे पहले आप डाल लोगे बेटा ग्रोथ। क्या डाल लोगे? आप डाल लोगे ग्रोथ। और देन सेकंड पे आप क्या डालोगे बेटा? सेकंड नंबर पे आप डालोगे रिप्रोडक्शन। तो बेटा एक फीचर है ग्रोथ, यानी कि जब भी हमें किसी को देखना होगा लिविंग है नॉन लिविंग है, हम पहला पैरामीटर रखेंगे ग्रोथ, देन हम चेक करेंगे रिप्रोडक्शन, देन बेटा मेटाबॉलिज्म। बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में, मेटाबॉलिज्म। और फोर्थ फीचर क्या है बेटा? जो फोर्थ फीचर है बेटा वो है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आप पढ़ भी चुके हैं, तो इतना डीप हम इसमें आज जाएंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में बेटा हमने जो आपको, ये क्या था जो बेटा हमने आपको पढ़ाया था, आपको याद है इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने इन डीप बात करी थी कि किसी के पास एक सेल होती है उसे यूनिसेलुलर कहते हैं, जिसके पास ज्यादा सेल्स होते हैं उसे मल्टी सेलुलर कहते हैं। और यूनिसेलुलर भी कैपेबल होता है बेटा इंडिपेंडेंट लिविंग के। क्यों? क्योंकि वो सारे सारे फंक्शन खुद ही परफॉर्म आउट कर लेता है। तो और बेटा फिफ्थ जो फीचर आता है वो आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। अब जो है बेटा एक एक करके हम जो है इन कैरेक्टर्स को डिफाइन करेंगे। आ जाओ चलो। अरे मच्छर बहुत है आज। तो बेटा सबसे पहले आप क्या डालोगे? सबसे पहले जो हेडिंग डालोगे वो डालोगे आप बेटा ग्रोथ। क्या होती है ग्रोथ? अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा ग्रोथ क्या होती है, तो आप क्या बताओगे मुझे, क्या होती है ग्रोथ? बताओ। अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो मैं चाहूंगा 1 मिनट आप बेटा पॉज करें और खुद सोचें कि ग्रोथ आखिर होती क्या है। अब बेटा आपने कभी पौधा उगाया है? आपने देखा होगा आप इतना सा बीज लाते हो, आप उसे डालते हो, वो ग्रोथ करता है, ग्रोथ करता है, आप कुछ समय बाद देखते हो बेटा ग्रो करते करते पहले वो इतना दिखता है, फिर इतना होता है, फिर इतना होता है, और फिर जो है इसका साइज जो है बढ़ता जाता है। ठीक, तो यही ग्रोथ होती है? आप कहोगे जी हाँ। जब बेटा आप पैदा हुए थे आप एक सिंगल सेल जायगोट थे, उससे देखते हो आज आप अपने आप को देखो आप कितने बड़े हो चुके हो। या फिर आप जब पैदा हुए थे तब देखो, तब बेटा आप इतने से थे, ठीक, आप बिल्कुल गोदी में आ जाते थे, बट आप थोड़ी आ सकते हो। अब आप 5 फीट के हो चुके होंगे, 5.4, 5.5, 6 फीट का भी कोई इवन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 6.5 का भी हो सकता है। ठीक, तो बेटा यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ क्या है, बेसिकली इंक्रीज इन साइज है ग्रोथ। जी हाँ। क्या बेटा इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि उसका मास भी बढ़ जाता है? ये भी तो कह सकते हैं। जब आप पैदा हुए थे तो बेटा आपका कितना था मास? 3.4 kg, 3.5 kg। अगर आप ज़्यादा हेल्दी रहे होंगे तो बेटा 4 kg रहा होगा आपका मास। और अगर आज मैं आपका चेक करता हूँ तो आप शायद 70 kg के हो सकते हो, आप 80 kg के हो सकते हो। और इवन आप अगर ज़्यादा खाते हो, एक्सरसाइज कम करते हो, तो बेटा आप इवन 100 kg से भी ज़्यादा हो सकते हो। यानी कि बेटा मैं ये कह सकता हूँ कि इंक्रीज इन साइज और आपका जो ओवरऑल मास है यही ग्रोथ है, साइज का बढ़ना। और क्या इसके अलावा मैं ये भी कह सकता हूँ बेटा नंबर का भी इंक्रीज इन नंबर, जितनी आप सेल्स में, बेटा क्या आपका नंबर बढ़ता जा रहा है सेल्स का?
तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स भी जो है बेटा आपके ग्रोथ है। ठीक, तो आओ चलो जितना मैंने बताया उतना हम लिखते हैं। और एक और मेरे सवाल का जवाब दो, जो ग्रोथ है बेटा क्या वो रिवर्सिबल है? आपकी ग्रोथ होगी, क्या आप वापस छोटे हो सकते हो? इज इट पॉसिबल? बताओ मुझे। प्लांट बड़ा हो गया, क्या प्लांट वापस से छोटा हो सकता है? नहीं बेटा, ये एक इरिवर्सिबल चेंज होता है। ठीक, तो जितना मैंने बताया उतना लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा आखिर ये ग्रोथ होती कैसे है, आखिर ग्रोथ किसका रिजल्ट है। आओ चलो, तो क्या लिखोगे आप बेटा? आप यहाँ लिखोगे क्या? आप यहाँ लिखोगे बेटा इंक्रीज इन साइज। क्या लिखोगे आप? यहाँ लिखोगे इंक्रीज इन साइज। ग्रोथ क्या है बेटा आपका? इंक्रीज इन साइज और ओवरऑल मास। इंक्रीज इन साइज और ओवरऑल मास, यानी बेटा मास का बढ़ जाना या साइज का बढ़ जाना ही आपका क्या कहलाता है? ग्रोथ। और इसके अलावा बेटा आपका इंक्रीज, अब इंक्रीज के लिए बेटा मैं एरो बना रहा हूं, ऐसे अप करते हुए एरो जब भी आप देखोगे तो इसका मतलब बेटा इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज। यानी कि बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ? या इंक्रीज इन मास। आप कहोगे जी हाँ, और क्या बेटा मैं ये भी लिख सकता हूँ इंक्रीज इन नंबर, यानी बेटा नंबर का भी बढ़ जाना, इंक्रीज इन नंबर। तो बेटा ये दोनों जो होते हैं वो आपके होते हैं ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। अगर कोई आपसे पूछता है ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ क्या होते हैं, तो आप बताओगे इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर इज कॉल्ड ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। क्या कहोगे बेटा? तो आप कहोगे ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। आप कहोगे बेटा ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। अगर कोई आपसे पूछता है कि ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ क्या होते हैं, तो आप बताओगे बेटा इंक्रीज इन मास इंक्रीज इन नंबर, ही कहलाता है ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। आओ चलो, और बेटा कैसा चेंज है आपकी ग्रोथ? जो आपकी ग्रोथ होती है बेटा वो एक इरिवर्सिबल चेंज है। कैसी चेंज है? एक इरिवर्सिबल चेंज है बेटा। एक बार होगी तो आप वापस से उसे जो है रिवर्स नहीं कर सकते हो, वापस से उसे जो है आप छोटा नहीं कर सकते हो गई तो हो गई एक बार। तो बेटा ये कैसा चेंज है? ये एक इरिवर्सिबल चेंज है, ये एक आपके इरिवर्सिबल चेंज है। अब बेटा ग्रोथ आखिर होती कैसे है? अब आप एक बात बताना, आप खाना खाते हो, आपने खाना खाया, ठीक। अब बेटा एक्चुअली जो है हमारे शरीर में जो है आपने देखा होगा, जो हमारा, आपको याद है मैंने एक बात बताई थी, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ जो है बेटा सेलुलर एक्टिविटीज होती है। और सेलुलर एक्टिविटीज क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस होती हैं बेटा। यानी कि सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, और जो केमिकल रिएक्शंस का सम टोटल होता है, यानी कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन सबको मिला के हम कहते हैं बेटा आपके मेटाबॉलिज्म। अब ये रिएक्शंस क्या करती हैं? या तो बेटा इन रिएक्शंस के अंदर कोई बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटा मॉलिक्यूल्स बन रहा होगा, या कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे होंगे। यानी बेसिकली दो ही तरीके की रिएक्शन हो रही होंगी, या तो कुछ टूट रहा होगा, कुछ बड़े से छोटा बन रहा होगा, या बेटा कुछ छोटे मिलके कुछ बड़ा बना रहे होंगे। तो यानी कि बेटा हमने सारी की सारी रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म का। अब मेटाबॉलिज्म के अंदर दो आती है, एक आती है बेटा कैटाबॉलिज्म, एक आती है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म होता है बेटा छोटे मिलके बड़ा बना रहे हैं, ठीक। कैटाबॉलिज्म होता है बेटा आपके जो बिगर मॉलिक्यूल्स है उनका जो ब्रेक डाउन हो रहा है और छोटे बना रहे हैं। अब समझने की कोशिश करना, ठीक है। यानी कि हम सिंपल शब्द में ये कह सकते हैं बेटा, जो आपका एनाबॉलिज्म है बेसिकली वो बिल्डअप कर रहा है, ठीक, और जो कैटाबॉलिज्म है वो ब्रेक डाउन कर रहा है। अब एक बात बताओ, अगर किसी की आपको ग्रोथ करानी है तो आप बिल्डअप कराओगे? अगर आपको किसी की ग्रोथ करानी है बेटा, ग्रोथ का मतलब सिर्फ साइज नहीं होता है, आप ये बात याद रखेंगे। इंक्रीज इन मास इज आल्सो अ ग्रोथ। आप समझ रहे हैं? इंक्रीज इन मास इज आल्सो अ ग्रोथ। यानी कि अगर आपको किसी की ग्रोथ करानी है तो क्या होना चाहिए? बिल्डअप ज्यादा होना चाहिए या ब्रेक डाउन ज्यादा होना चाहिए? बेटा चीजें बननी चाहिए या टूटनी ज्यादा चाहिए? आप कॉमन सेंस से सोचिए, अगर आपको किसी का मास बढ़ाना है तो बेटा चीजें बननी ज्यादा चाहिए या टूटनी ज्यादा चाहिए? तो आप कहोगे सर चीजें बननी ज्यादा चाहिए, जब बनेंगी तभी तो मास बढ़ेगा, यानी कि ब्रेकडाउन कम होना चाहिए। यानी कि बेटा हम कह सकते हैं आपके एनाबॉलिज्म जब ज्यादा होगा कैटाबॉलिज्म से, तब जो है बेटा क्या एक ग्रोथ कह पाएगी, या फिर हम कह सकते हैं उसे पॉजिटिव ग्रोथ। और सपोज करो अगर किसी का कैटाबॉलिज्म ज्यादा है एनाबॉलिज्म से, तो बेटा ग्रोथ ज्यादा नहीं होगी, तो हम उसे कहेंगे नेगेटिव ग्रोथ। आपने देखा कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा, जो आपने देखा कुछ लोग जो मोटे होते हैं, अब जब उनका कोई मजाक उड़ाते हैं तो वो एक टर्म यूज करते हैं, अरे यार इनका तो मेटाबॉलिज्म स्लो है। कहते हैं ना यार मेरा तो मेटाबॉलिज्म स्लो है, मैं खाती तो कम हूँ बट मेरा यार मेटाबॉलिज्म स्लो है। मतलब मेटाबॉलिज्म स्लो का मतलब क्या है बेटा? यानी कि ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, तो बेसिकली फैट की तरह स्टोर होता जाएगा, वो मोटे होते जाएंगे। और कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म हाई होता है, यानी कि बेटा टूट फूट ज्यादा होती है, वो खाते हैं, वो कितना भी खा लें बेटा उनका वजन नहीं बढ़ता।
ठीक, क्योंकि लगातार ब्रेकडाउन चलता रहता है। तो ठीक, आओ चलो जितना मैंने बताया उतना लिख लेते हैं। चलो, तो आप क्या लिखोगे? आप बेटा यहाँ लिखोगे ये बात। और वो बात क्या है? वो बात ये है, जो बेटा आप ग्रोथ देखते हो वो किसका रिजल्ट होती है? जो आप ग्रोथ देखते हो वो बेटा रिजल्ट होती है आपके किसका? वो रिजल्ट होती है बेटा आपके मेटाबॉलिज्म का। वो रिजल्ट होती है आपके क्या बेटा? मेटाबॉलिज्म का। अभी बेटा आपके मन में सवाल आ रहे होंगे मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो बेटा जितनी भी रिएक्शंस आपके शरीर में होती हैं उन सबके टोटल को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक, आओ देखो, मेटाबॉलिज्म। और आखिर मेटाबॉलिज्म में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? तो बेटा मेटाबॉलिज्म में जो है, इससे पहले हम यहाँ लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शंस। आओ देखो, आप यहाँ लिख दोगे बेटा केमिकल रिएक्शंस। बेसिकली मेटाबॉलिक रिएक्शंस ही बेटा इसके अंदर आती है। ठीक, आ जाओ। तो आप आगे क्या लिखोगे बेटा? यहाँ जो है मेटाबॉलिज्म में बेटा आपकी दो तरह की रिएक्शंस आ जाती है, एक आती है कैटाबॉलिज्म, एक आती है एनाबॉलिज्म। एक आती है आपकी बेटा कैटाबॉलिज्म, एक आती है आपकी एनाबॉलिज्म। चलो इस बात को अगले पेज पर ही लिख देंगे। आ जाओ, यहाँ मुझे लगता है इतना स्पेस है नहीं। आप अगले पेज पर लिखोगे, क्या लिखोगे? आप बेटा यहाँ से शुरू करोगे और आप लिखोगे जो मेटाबॉलिज्म है बेटा उसके अंदर दो तरह की रिएक्शंस आपकी आती हैं। एक मिनट, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। आ जाओ, इतनी भी किस बात की जल्दबाजी है? आ जाओ देखो, जो बेटा आपका क्या होता है मेटाबॉलिज्म, इसके अंदर दो तरह की रिएक्शंस आती है। एक आता है बेटा कैटाबॉलिज्म, एक आता है एनाबॉलिज्म। क्या आता है बेटा? एक आता है बेटा आपके एनाबॉलिज्म, एक आता है आपका बेटा एनाबॉलिज्म, एक आता है बेटा आपका कैटाबॉलिज्म। देखो, और मैंने अभी अभी आपको बताया जो एनाबॉलिज्म होता है वो बेटा बिल्डअप करता है। क्या करता है? बिल्डअप। क्या करता है बेटा एनाबॉलिज्म? एनाबॉलिज्म बिल्ड अप करता है, यानी कि बेटा चीजों को जोड़ जोड़ के बनाता है। और जो कैटाबॉलिज्म होता है वो बेटा ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है? जो कैटाबॉलिज्म होता है बेटा वो करता है आपके ब्रेक डाउन। क्या करता है बेटा? कैटाबॉलिज्म करता है ब्रेक डाउन। और अगर किसी के शरीर में बेटा, अगर किसी के शरीर में एनाबॉलिज्म ज्यादा है कैटाबॉलिज्म से, तो क्या होगा बेटा? चीजें टूट नहीं रही हैं, तो बेटा उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। कहते हैं बेटा पॉजिटिव ग्रोथ। क्या होगा? एनाबॉलिज्म। क्या कहेंगे बेटा? उसे कहेंगे हम पॉजिटिव ग्रोथ। कब होगी? जब एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा। किससे बेटा? जब आपका एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा कैटाबॉलिज्म से। जब आपका एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा किससे बेटा? आपके कैटाबॉलिज्म से। देखो, कैटाबॉलिज्म से। ठीक, और सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है बेटा? सेकंड कंडीशन ये भी तो हो सकती है जो आपका कैटाबॉलिज्म है वो ज्यादा हो किससे? आपके एनाबॉलिज्म से। यानी कि टूट फूट ज्यादा हो, इतना बने नहीं जितना टूट रहा हो। देखो, यानी मेटाबॉलिज्म फास्ट, कैटाबॉलिज्म ज्यादा। अब देखते हैं दोनों से क्या होगा, क्योंकि आपको रिजल्ट बेटा पता होना चाहिए, आपको खुद सोचना चाहिए क्या होगा। आओ देखो, देखो जरा ध्यान से। अगर बेटा एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म से ज्यादा है तो हम इसे कहेंगे पॉजिटिव ग्रोथ, यानी कि बेटा चीजें ज्यादा बन रही हैं, टूट नहीं रही हैं, तो इसे कहते हैं बेटा पॉजिटिव ग्रोथ। क्यों? क्योंकि मास इंक्रीज कर जाएगा। और अगर कैटाबॉलिज्म टूट फूट ज्यादा हुई तो बेटा मास डिक्रीज कर जाएगा, तो क्या मैं इसे कह सकता हूँ बेटा नेगेटिव ग्रोथ? क्या बेटा मैं इसे कह सकता हूँ नेगेटिव ग्रोथ? आप कहोगे जी हाँ सर, इसे कह सकते हैं हम नेगेटिव ग्रोथ। इसे हम कह सकते हैं आपकी नेगेटिव ग्रोथ। और अब हम बेटा बात करेंगे आपसे ग्रोथ के टाइप्स पर। तो बेटा ग्रोथ कितनी तरह की होती है? तो बेटा आपकी जो ग्रोथ होती है हम उसको पहले क्लासिफाई करते हैं कि आखिर वो हो कैसे रही है। क्या वो ग्रोथ एक्सट्रिंसिक है? क्या बेटा वो ग्रोथ इंट्रिंसिक है? यानी कि बेटा वो जो ग्रोथ है क्या वो अंदर से हो रही है या बाहर से हो रही है? अब आप कहोगे सर अंदर से ग्रोथ का तो मतलब हमें समझ में आया, जैसे कि हमारी ग्रोथ, आपकी ग्रोथ, हम सबकी जो ग्रोथ है वो अंदर से हो रही है। ठीक, हमारी जो है सेल ग्रो कर रही है, नंबर बढ़ रहा है और जो है हमारी हाइट और ये सब इंक्रीज होते जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। अब आपने मुझसे पूछा कि सर एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या है, आखिर बाहर से ग्रोथ कैसे हो सकती है? तो बेटा मैं इसका एग्जांपल दूंगा डंप यार्ड। क्या कभी आप डंप यार्ड गए हो? जो जहां बेटा आपके शहर का सारा कूड़ा जाता है ना, उसे हम डंप यार्ड कहते हैं। क्या आपने कभी कूड़े के पहाड़ देखे हैं? देखें? हाँ, ऑब्वियसली बात है बेटा, आप घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, आप कहीं भी जाना पसंद करेंगे। आप कूड़े के, यानी कि आप डंप यार्ड क्यों जाएंगे? कूड़ा घर में क्यों जाएंगे बेटा? तो कूड़ा घर में बेटा कूड़े के पहाड़ होते हैं। अब आप देखो, एक दिन वो पहाड़ इतना था,
1 महीने बाद वो पहाड़ इतना होता है, फिर उसके बाद वो इतना होता है। क्या एक्सटेंसिव ग्रोथ नहीं हो रही है? क्यों क्यों? क्योंकि वहां बेटा गाड़ी जाती है हमारे घर से, जो कूड़ा गाड़ी आती है बेटा, वो हमारे घर से कचरा कलेक्ट करती है, और कचरा कलेक्ट करके सीधे हो जाती है डंप यार्ड, और वहां डंप कर देती है, वहां जो है खिला देती है। तो जो पहाड़ पहले इतना था, फिर वो इतना हो गया, फिर बेटा वो इतना होगा, फिर वो इतना होगा, यानी कि उसकी हाइट बढ़ रही है। तो फिर तो बेटा बच्चे तो देख के कहेंगे ना सर ग्रोथ तो हमने वहां भी देखी है, मैं 1 महीने पहले गया था वहां घूमने के लिए, ठीक, तो मैंने जो है उसकी हाइट इतनी देखी, फिर मैं अगले महीने जब गया तो मैंने उसकी हाइट इतनी देखी। तो मैंने कहा बेटा नहीं नहीं नहीं, वो एक्सटेंसिव ग्रोथ है, वो गाड़ी डाल के आ रही है वहां कचरा, ठीक। तो इस तरीके से बेटा आपकी जो ग्रोथ होती है वो 2 तरह की होती है, एक इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, एक एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है। इंट्रिंसिक ग्रोथ जो बेटा ग्रोथ अंदर से होती है, जैसे जो कि लिविंग में देखने को मिलती है, और एक्सटेंसिव ग्रोथ जो बेटा आउटसाइड होती है, यानी कि डिपोजिशन करते हैं किसका बेटा, मटेरियल का, किसके ऊपर, किसी बॉडी सरफेस के ऊपर। तो हो गई ना बेटा वो एक्सटेंसिव ग्रोथ। और वो होती है बेटा आपको नॉन लिविंग में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है? आपको नॉन लिविंग में देखने को मिलती है, ठीक। आ जाओ चलो। तो अब मुझे एक और बात बताओ, जब आपको नॉन लिविंग में भी ग्रोथ देखने को मिल गई और लिविंग में भी देखने को मिल गई, फर्क कितना है बेटा? वहां एक्सट्रिंसिक है नॉन लिविंग में, लिविंग के अंदर इंट्रिंसिक ग्रोथ है। अगर आपको कोई क्लैरिफाई ना करे कि हम बात किसकी कर रहे हैं, इंट्रिंसिक की या एक्सट्रिंसिक की, आपसे सिर्फ एक जर्नल पूछा जाए ग्रोथ लिविंग का कैरेक्टर है या नहीं, तो बेटा इसका आंसर है नहीं, ग्रोथ लिविंग का कैरेक्टर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेटा एक्सेप्शन प्रेजेंट है, और लिविंग का कैरेक्टर हम उसी को ही मानेंगे जिसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन प्रेजेंट नहीं है। यानी कि बेटा वो सिर्फ और सिर्फ वो कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ लिविंग में प्रेजेंट होना चाहिए, और किसी में वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक। तो आओ एक नोट भी डाल लेते हैं इसी के साथ, चलो आओ। तो आप बेटा पहले ही यहाँ पर आओगे और एक नोट डालोगे। मैं चाहता तो बेटा ये नोट तभी डलवा सकता था, पर आपको तभी ये चीज़ें समझ में नहीं आती, तो इसलिए अभी जो है मैं डलवा रहा हूँ। यही बेटा एक टीचर का काम होता है, सही जगह पर सही चीज समझाना। तो बेटा नोट में क्या डालोगे? नोट में आप ये डालोगे, द कैरेक्टर विच इज प्रेजेंट इन लिविंग, नहीं आप ये लिखोगे डिफाइनिंग, एक अच्छी सी लाइन देखना, रुको, द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग, आओ लिखो। हम्म, क्या लिखवाएं? ये लिखवा दें यार लाइन, डिफाइनिंग कैरेक्टर वाली लाइन लिखवा दें, आ जाओ चलो, देखो चलो लिखते हैं, आ जाओ। कहाँ गया? ये क्या हो गया? 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको 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 रुको। हम्म, तो चलो आओ। अभी ऐसा लगा बेटा शायद लैग कर गया कुछ, आ जाओ चलो, कोई ना। आप क्या लिखोगे? आप बेटा ये लिखोगे, द कैरेक्टर विच हैज नॉट एनी एक्सेप्शन इज कॉल्ड कैरेक्टर ऑफ लिविंग, ठीक, इज कॉल्ड डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग। आ जाओ, द कैरेक्टर, यानी बेटा एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास जो है क्या, आपके कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग के लिए ही ट्रू होना चाहिए, नॉन लिविंग उसके अंदर फिट ना हो पाए, ठीक, तभी हम उसे कहेंगे क्या, फीचर ऑफ लिविंग। तो देखो लिखो क्या, आप लिखोगे द कैरेक्टर, क्या लिखोगे? द कैरेक्टर विच हैव, द कैरेक्टर विच हैज नो एक्सेप्शन, द कैरेक्टर विच हैज नो एक्सेप्शन इज कॉल्ड डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग, इज कॉल्ड, उसी को हम कहते हैं बेटा क्या, आपके डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग। या फिर बेटा आप एक वो लाइन ये भी लिख सकते हैं, द कैरेक्टर विच इज कॉल्ड डिफाइनिंग कैरेक्टर शुड बी प्रेजेंट इन लिविंग एंड नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग, यानी कि बेटा वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही प्रेजेंट होना चाहिए, नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। बट आप उससे बेहतरीन लाइन ये भी लिख सकते हैं, द कैरेक्टर विच हैज नो एक्सेप्शन इज कॉल्ड डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग, इज कॉल्ड डिफाइनिंग character of living, is called defining character of living, is called defining character of living। यानी बेटा डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या होगा किसी भी लिविंग का? एक ऐसा कैरेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही प्रेजेंट हो, उसका कोई भी एक्सेप्शन ना हो, उसी को हम कहते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग। आओ, तो अभी हम बात कर रहे थे बेटा ग्रोथ के टाइप के बारे में, तो आप क्या डालोगे? पहला टाइप जो आप डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो? ग्रोथ जो होती है बेटा वो 2 तरह की आपको देखने को मिलती है, एक देखने को मिलती है एक्सट्रिंसिक और एक देखने को मिलती है बेटा आपको इंट्रिंसिक, ठीक। आओ देखो,
ग्रोथ आपको दो तरह की देखने को मिलती है, एक देखने को मिलती है बेटा इंट्रिंसिक, एक देखने को मिलती है एक्सट्रिंसिक। एक देखने को मिलती है बेटा आपको इंट्रिंसिक, और एक आपको देखने को मिलती है बेटा एक्सट्रिंसिक, यानी कि जो एक्सटर्नल, जो कि आउटसाइड हो रही हो, एक्सट्रिंसिक। देखो एक्सट्रिंसिक, आ जाओ। अब आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे बेटा ग्रोथ, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, यानी कि जो बेटा अंदर से ग्रोथ होती है, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, एक ऐसी ग्रोथ जो बेटा अंदर से होती है, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। और इसी तरह की ग्रोथ को हम कहते हैं क्या बेटा, इसी तरह की ग्रोथ को हम कहते हैं आपकी इंट्रिंसिक ग्रोथ। और किस में देखने को मिलती है, ये बेटा लिविंग का कैरेक्टर है, जैसे कि आप और मैं, आपके और मेरे अंदर बेटा जो ग्रोथ है वो इनसाइड, अंदर से हो रही है, ठीक। और बेटा ग्रोथ, ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, जो बेटा ऐसी ग्रोथ जो आपकी बाहर से होती हो, उसे कहते हैं हम आपकी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बेटा आपकी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बाय डिपोजिशन, दैट इज कैसे होगी बेटा, ये होगी बाय डिपोजिशन ऑफ, बाय डिपोजिशन ऑफ मटेरियल्स, बाय डिपोजिशन ऑफ मटेरियल्स, बाय डिपोजिशन ऑफ मटेरियल्स ऑन एनी बॉडी सरफेस। यानी बेटा किसी भी बॉडी सरफेस पर जब आप डिपोजिशन कर देते हो किसी भी मटेरियल का, तो उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बढ़ जाएगी, ठीक। ऑन, ऑन एनी बॉडी सरफेस। और बेटा इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका आपका एग्जाम्पल आ जाता है नॉन लिविंग। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ आपको कहाँ देखने को मिलेगी, जो आपको बेटा एक्सट्रिंसिक ग्रोथ देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी कहाँ, वो आपको देखने को मिलेगी नॉन लिविंग में। अब बेटा ग्रोथ की आपने दो टाइप देखे, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। अब बेटा क्या ग्रोथ के आप ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ जो है लिमिटेड और अनलिमिटेड भी आपको देखने को मिलती है। या तो जैसे कि आप हमारी ग्रोथ देखते हो, तो आप देखते हो एक सर्टेन एज तक बढ़ती है, ठीक। जैसे कि आप 21 22 मैक्सिमम यार इतने तक की हाइट बढ़ती है, उससे ज़्यादा बढ़ती नहीं है। यानी बहुत मिनिमल चेंज आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा आपको जो है चेंज देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि जो हाइट बढ़नी होती है वो आपकी एक सर्टेन एज तक बढ़ती है, ठीक। उसे हम कहते हैं बेटा आपकी डिटर्मिनेट ग्रोथ, या फिर कहते हैं आप उसे लिमिटेड ग्रोथ, ठीक। और एक होती है बेटा अनलिमिटेड ग्रोथ, कहाँ देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं बेटा इनडिटर्मिनेट भी कहते हैं। कहाँ पर देखने को मिलेगी, प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है बेटा वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या है, बेटा थ्रू आउट लाइफ होती है उनके यहाँ, ठीक। हमारे अंदर थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ नहीं होती है, वो अलग बात है। हमारे यहाँ सेल डिवीजन चलता है। आपके मन में यही सवाल आया होगा, मुझे पता है कि सर सेल डिवीजन भी तो चलता है। बेटा सेल डिवीजन हमारे में उतना ही होता है जिससे कि हम सेल ग्रो, सेल को जो है बेटा रिपेयर और रिप्लेस कर सकें, ठीक। इसके अलावा जो है बेटा सेल डिवीजन जब जरूरत है तभी होगा, ऐसा नहीं है चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। आपने देखा था सेल साइकिल भी बेटा, कुछ सेल्स एग्जिट कर जाती हैं, और जब जरूरत होती है आपकी रिप्लेस करने की और रिपेयर करने की, जब बेटा इंजरी हो जाती है कहीं पर, तब जो है वो बेटा वापस से आती है और फिर से डिवीजन करती है, ठीक। तो आ जाओ चलो लिख लेते हैं। तो आप क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे ग्रोथ, और ग्रोथ के फिर से आप टू टाइप्स कर दोगे। देखो ग्रोथ, आ जाओ। एक मिनट अच्छे से लिखते हैं, आओ देखो। GROWTH ग्रोथ। और इसके बेटा टू टाइप्स, कौन कौन से टाइप, एक है बेटा डिटर्मिनेट, एक है इनडिटर्मिनेट, ठीक। आओ सबसे पहले आप डाल दोगे इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट यानी कि बेटा एक ऐसी ग्रोथ जो अनलिमिटेड होती है। और अनलिमिटेड ग्रोथ का मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ का मतलब होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ का मतलब होता है बेटा ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ, ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ, ठीक। आ जाओ। और दूसरी तरफ देखते हो आप बेटा डिटर्मिनेट ग्रोथ, जो कि आपको हमारे यहाँ देखने को मिलती है, हम में देखने को मिलती है, ठीक। डिटर्मिनेट, कैसी ग्रोथ बेटा, डिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट। और देखो तो आप बेटा यहाँ क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे अनलिमिटेड ग्रोथ। कैसी ग्रोथ, एक बेटा एक ऐसी ग्रोथ जो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ यानी कि बेटा अकर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ। कब तक चलती है बेटा, थ्रू आउट लाइफ चलती है आपकी,
आपकी नहीं, प्लांट्स की, ठीक, थ्रू आउट लाइफ। एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिखोगे, एग्जाम्पल में लिखोगे बेटा प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स में आपको देखने को मिलती है बेटा इनडिटर्मिनेट ग्रोथ देखने को मिलती है, अनलिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलती है, जो उनकी ग्रोथ है वो थ्रू आउट लाइफ चलती है, ठीक। तो ये आपको देखने को मिलती है प्लांट्स में। किसमें देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है बेटा आपको प्लांट्स में। और जब आप बेटा डिटर्मिनेट ग्रोथ की बात करते हो तो आप बात करते हो लिमिटेड ग्रोथ की, यानी ग्रोथ अप टू अ सर्टेन एज, ग्रोथ अप टू अ सर्टेन एज, ठीक। क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे बेटा लिमिटेड ग्रोथ, आप यहाँ लिखोगे बेटा लिमिटेड ग्रोथ, या फिर आप इसी को लिख सकते हो क्या, आप लिख सकते हो ग्रोथ अप टू अ सर्टेन एज, ग्रोथ अप टू अ सर्टेन एज, यानी बेटा ग्रोथ तो होगी बट अप टू अ सर्टेन एज, ठीक, ग्रोथ अप टू अ सर्टेन एज, ग्रोथ अप टू अ सर्टेन एज। बट अब आप वही लाइन लिखोगे बेटा, बट सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली टू रिपेयर एंड रिप्लेस, ठीक। तो बेटा सेल डिवीजन तो चलता रहता है, सेल डिवीजन बट सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली टू रिप्लेस एंड रिपेयर, ठीक बेटा। यानी बेटा जो ग्रोथ होती है वो तो आपकी जो सर्टेन एज तक होती है, बट सेल डिवीजन चलता रहता है आपके, किसके लिए, अकर कंटिन्यूसली टू टू रिपेयर एंड रिप्लेस, टू एंड रिप्लेस सेल्स, ठीक। और बेटा आपको किसके अंदर देखने को मिलती है, इसका जो एग्जांपल है वो बेटा आते हैं आपके, आपको एनिमल्स में देखने को मिलती है, किसमें देखने को मिलती है, एनिमल्स में देखने को मिलती है। अब बेटा आपके मन में एक और सवाल आना चाहिए, और वो सवाल होना चाहिए सर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, आखिर सर यूनिसेलुलर में ग्रोथ कैसी होती है, मल्टीसेलुलर, क्या बेटा आपको याद है, मैंने जो है आपको अभी कुछ समय पहले ही बताया था कि जो यूनिसेलुलर के अंदर जो बेटा आपको ग्रोथ देखने को मिलती है ना, और जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक्चुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। कैसे होते हैं सर, आओ चलो जानते हैं। अब हम स्टडी करते हैं बेटा आपकी ग्रोथ किसमें, यूनिसेलुलर में और मल्टी सेलुलर में, ठीक। आ जाओ चलो, तो हम क्या करने वाले हैं, अब हम स्टडी करने वाले हैं बेटा आपकी ग्रोथ किस किस में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आओ देखो जरा ध्यान से, क्या डाल लोगे आप, यहाँ डाल लोगे हेडिंग बेटा यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और दूसरी तरफ आप हेडिंग डाल दोगे, बीच में जो है आप एक लाइन खींच लोगे इस तरीके से, देखो। और ये ऑलमोस्ट 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 बेटा ऑलमोस्ट सीधी खींचिए ये लाइन, कोई बात नहीं, आओ चलो सही कर लेते हैं इसे। और ये देखो, आजा, ये हो गया बेटा यूनिसेलुलर, और अब हम देखेंगे बेटा मल्टी सेलुलर में। और मैं अब आपको एक बात बताऊंगा जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब मैं आपको सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ा रहा था, अगर मैं सही हूं तो मैंने आपको तभी ये बात बताई थी, नहीं तो बेटा मैंने आपको बताई है, या तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में बताई मैंने ये बात, या फिर आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में ज्यादा चांसेस है, मैंने आपको ये बात वहां बताई है कि यूनिसेलुलर के लिए जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होते हैं इंक्लूसिव होते हैं। कैसे होते हैं अभी बताता हूँ, वापस से देखना जरा ध्यान से। अब देखना जरा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सर इसका एग्जांपल क्या है बेटा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इसका एग्जांपल है, किंगडम मोनेरा, प्रोकैरियोट है बेटा, और यूनिसेलुलर है। यूकैरियोट में तो यूनिसेलुलर देखने को मिलता है, कौन, प्रोटिस्टा, याद करो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इन्हीं दिनों के लिए पढ़ाया था बेटा, इन्हीं दिनों के लिए पढ़ाया था, समझिए। और बेटा जो मल्टी सेलुलर के एग्जांपल की बात करते हैं तो उसके अंदर आ जाते हैं आपके हाइयर प्लांट्स एंड एनिमल्स, कौन से आ जाते हैं आपके, आ जाते हैं हाइयर प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाइयर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब आप जरा ध्यान से देखोगे, क्या देखोगे, एक बार ऐसे लिख लेते हैं, हाइयर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक, आइए चलिए। अब ये देखिए बेटा, ये एक सेल है, सपोज करो ये एक बैक्टीरिया, ठीक। अब यहाँ होगा क्या इसके साथ, अब बेटा इसका जो है क्या होगा, इसका जो है बेटा साइज बढ़ेगा, साइज इंक्रीज करेगा, या मैं कह सकता हूँ इसकी जो है ग्रोथ होगी। ये बेटा आपको दिखा साइज इंक्रीज करते हुए, अब आप कहोगे जी हाँ सर, तो क्या बेटा मैं ये लिख सकता हूँ कि इसका जो है साइज इंक्रीज कर गया,
इसका जो है साइज इंक्रीज कर गया। या फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ बेटा ब्रेक, क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसकी जो है बेटा क्या हो गई, इसकी जो है ग्रोथ हो गई। क्या बेटा यही ग्रोथ है, साइज बढ़ना भी ग्रोथ है। आप कहोगे जी हाँ सर साइज बढ़ना भी ग्रोथ है। और अब आगे इसके साथ क्या होगा, अब बेटा जो है आगे इसके साथ क्या हो गया, इसके साथ हो गया बेटा सेल डिवीजन। क्या हो गया, इसके साथ हो गया बेटा सेल डिवीजन, यानी कि सेल जो है डिवाइड कर गई। क्या हो गया बेटा, इसके साथ हो गया आपके सेल डिवीजन, इसके साथ हो गया सेल डिवीजन। और क्या बेटा सेल डिवीजन करके क्या करा है इसने, देख जरा ध्यान से देख, एक सेल बेटा ये बना ली और एक सेल बेटा इसने ये बना ली। तो अब क्या तूने एक बात बड़ी ध्यान से देखी, एक सेल से दो सेल हो गई, यही रिप्रोडक्शन है। क्या बेटा यही रिप्रोडक्शन है, आप कहोगे जी हाँ सर यही रिप्रोडक्शन है, एक से दो हो जाना, यानी बेटा अपनी जैसी इसने एक और फॉर्म कर दी। क्या बेटा यही रिप्रोडक्शन है, आप कहोगे जी हाँ सर यही आपके रिप्रोडक्शन है। तो आओ डाल लो रिप्रोडक्शन। और अब एक बात मुझे जरा ध्यान से बताओ, एक मिनट, ये तो बेटा यहाँ नहीं आ पाएगा, इसे यहाँ पर लिख देते हैं, आओ चलो रिप्रोडक्शन। देखो जरा ध्यान से आ जाओ, तो बेटा यही जो है रिप्रोडक्शन है। तो क्या आपने देखा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ही एक है, यानी कि बेटा जब ग्रोथ करा सेल बेटा तभी डिवाइड करेगी जब उसका जो है बेटा साइटोप्लाज्म बढ़ता जाए, यानी कि बेटा जब उसका न्यूक्लियो साइटोप्लाज्म रेशियो हिल जाएगा, बेसिकली उसका बढ़ता जा रहा है, सेल उसका साइज बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियस उतना ही, तो बेटा न्यूक्लियस इतने बड़े एरिया को कंट्रोल नहीं कर सकता है। जैसे कि आप देखते हो बेटा एक स्टेट में आप एक सीएम देखते हो, ठीक, बट क्या पूरा सीएम ही उस जो है आपके स्टेट को चला रहा है, नहीं बेटा एमएलएज हैं, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि वो सब भी उसको कंट्रोल करते हैं, उनको छोटे छोटे एरियाज दे रखे हैं, ठीक। तो इसी तरीके से आप एक सेल को समझो बेटा, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, ठीक, उसके पास तो ऐसा कुछ है नहीं, तो उसका जब एरिया इंक्रीज करता जाएगा तो क्या वो अकेले चला लेगा, नहीं, उसे बेटा डिवाइड करना पड़ेगा। जब उसका साइज बड़ा हो जाएगा उसे बेटा डिवाइड करना पड़ेगा, वो कहेगा भाई मैं तो इतना ही एरिया चाहिए, मैं तो इतना ही एरिया कंट्रोल कर सकता हूँ, तो डिवाइड करके दो सेल्स बना लेगा, यही रिप्रोडक्शन है। और ये रिप्रोडक्शन क्यों हुआ यूनिसेलुलर में, क्यों, क्योंकि उसके अंदर बेटा ग्रोथ हुई, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ग्रोथ हुई, ग्रोथ क्यों हुई, क्यों, क्योंकि उसका बेटा साइज इंक्रीज करा, साइज इंक्रीज को ही ग्रोथ कहते हैं, ग्रोथ हुई इसलिए उसे आगे बेटा सेल डिवाइड करना पड़ा, यानी कि ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है वो बेटा एक साथ हो रहे हैं। तो क्या हम उसे कह सकते हैं बेटा इंक्लूसिव इवेंट, क्या उसे हम कह सकते हैं बेटा इंक्लूसिव इवेंट। आप कहोगे जी हाँ सर ये दोनों एक साथ होते हैं इसलिए हम इनको कहते हैं बेटा इंक्लूसिव इवेंट। तो आप क्या लिखोगे, जो यूनिसेलुलर के केस में जो है बेटा आप क्या देखते हो, जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होते हैं वो बेटा आपके इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं बेटा आपके, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो आपके इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होते हैं बेटा आपके इंक्लूसिव इवेंट्स। कैसे होते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव इवेंट्स, बेटा किसके केस में होते हैं, सिर्फ यूनिसेलुलर के केस में होते हैं। क्या होते हैं, इंक्लूसिव इवेंट। जबकि आप बात करते हो किसके केस में बेटा, एनिमल के केस में ऐसा नहीं होता, हाइयर प्लांट्स और एनिमल्स में, यानी बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होते हैं वो एक्सक्लूसिव होते हैं। बेटा ग्रोथ अलग चीज है, रिप्रोडक्शन अलग चीज है, क्यों, क्यों, क्योंकि वहां बेटा जो रिप्रोडक्शन आपको कैसे टाइप का देखने को मिलता है, ये तो बेटा एक तरीके से बाइनरी फिजन देख रहे हो, यहाँ जो रिप्रोडक्शन कराया है बैक्टीरिया ने वो एक्चुअली बाइनरी फिजन कराया है, सेल जो है दो हिस्सों में डिवाइड कर गई और इसने दो अपने अपने अलग अलग बना लिए, ठीक, इंडिविजुअल्स। तो आपको ये बाइनरी फिजन देखने को मिला, जबकि बेटा हाइयर प्लांट्स और एनिमल्स में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, वहाँ गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। तो बेटा वहाँ रिप्रोडक्शन अलग है, ग्रोथ अलग है, रिप्रोडक्शन अलग है, ग्रोथ अलग है, तो वहाँ उनको हम कहते हैं बेटा आपके एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट। आओ तो आप ये बात भी लिख लोगे, क्या लिख लोगे आप बेटा, यहाँ ये लिखोगे मल्टी सेलुलर के केस में क्या लिखोगे, आप लिखोगे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो आपके एक्सक्लूसिव इवेंट है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आपके कैसे हैं बेटा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आपके एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। कैसे हैं बेटा आपके, आपके हैं एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये हैं आपके बेटा एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आओ देखो एक्सक्लूसिव इवेंट कैसे हैं बेटा, ये हैं आपके एक्सक्लूसिव इवेंट। यानी कि बेटा अब आपने क्या देखा, अब आपको मैं फिर से वापस एक पॉइंट पर लेना चाहूंगा, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक वाले पॉइंट पर। क्या आपको याद है आपने वहां क्या देखा था, वहां आपने देखा था बेटा लिविंग भी ग्रोथ शो कर रहा था, नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो कर रहा था। और मैंने कहा था जब बेटा कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो कि अपने आप में एक्सेप्शन कैरी करेगा तो वो बेटा जो है आपका क्या है, वो लिविंग का जो है वो प्रॉपर कैरेक्टर नहीं है, यानी कि हम उसे नहीं कह सकते हैं
यानी कि हम उस कैरेक्टर को, पर्टिकुलर कैरेक्टर को नहीं कह सकते कि अब वो एक डिफाइनिंग फीचर है किसका, लिविंग का। तो बेटा ग्रोथ जो है वो कभी डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है लिविंग का। क्यों? क्योंकि वो बेटा आपकी लिविंग नॉन लिविंग दोनों में ही प्रेजेंट है। ठीक, आओ तो चलो लिखते हैं इसी बात को। तो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे बोथ। बोथ में कौन बेटा, आपके लिविंग और नॉन लिविंग, किसकी बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं बेटा आपकी लिविंग और नॉन लिविंग की। एक तरफ लिविंग है और एक तरफ है बेटा आपके नॉन लिविंग। दोनों के दोनों क्या शो करते हैं बेटा, आपके दोनों के दोनों शो करते हैं ग्रोथ। क्या करते हैं? दोनों के दोनों शो करते हैं आपकी ग्रोथ बेटा, दोनों शो करते हैं आपकी ग्रोथ। देयर फोर, क्या बेटा, इसलिए हम लिख सकते हैं देयर फोर, देयर फोर ग्रोथ जो है वो आपका बेटा डिफाइनिंग फीचर नहीं है। देयर फोर ग्रोथ, ग्रोथ जो है कैसा है बेटा आपका, ग्रोथ नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग, नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग। वो जो है बेटा आपके डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है किसका, लिविंग का। क्यों? क्यों? क्योंकि जो है बेटा लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही ग्रोथ शो कर रहे हैं। याद करो, कूड़े का ढेर, कूड़े का ढेर बेटा, क्यों? देखो क्या हो रहा था कूड़े के ढेर पर, इतना था डंप यार्ड में, ठीक। फिर जो है एक और गाड़ी आई खला के गई, वो इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया। यानी कि बेटा ग्रोथ तो वहां भी दिख रही है, फर्क कितना हुआ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, ठीक। ग्रोथ नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। बट बेटा आप एक नोट डालोगे, और वो क्या डालोगे, यानी कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो है बेटा वो नहीं है, बट इंट्रिंसिक ग्रोथ तो है। यानी कि जो ग्रोथ मेरे अंदर हो रही है, आपके अंदर हो रही है, वो एक्चुअली अंदर से हो रही है बेटा। यानी कि जो ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड होती है, यानी इंट्रिंसिक जो ग्रोथ होती है, वो आपका बेटा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसकी, लिविंग की। ठीक, आ जाओ, तो यही बात आप नोट डाल के भी लिख लोगे। क्या डालोगे आप नोट में? आप नोट में बेटा ये बात डालोगे, आप नोट में डालोगे ग्रोथ, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। क्या डालोगे बेटा, आप डालोगे ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, यानी जो ग्रोथ आप बेटा इनसाइड से देखते हो, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। क्या कहते हैं उसे, बताओ मुझे। उसे हम कहते हैं आपकी इंट्रिंसिक ग्रोथ। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं आपकी इंट्रिंसिक ग्रोथ। जो आपकी इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है बेटा वो कैसा है, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसकी, लिविंग की। इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है बेटा वो कैसी है, इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, या फिर आप लिख सकते हो इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर या फीचर, डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग, डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग। अब बेटा इसी के साथ जो हमारा ग्रोथ वाला टॉपिक एंड होता है। यानी कि हम एट द एंड ये कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है आपका बेटा, वो जो है आपके एक प्रॉपर लिविंग का कैरेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको नॉन लिविंग में भी ग्रोथ देखने को मिली, पर कितना है वहां आपको एक्सटेंसिव ग्रोथ देखने को मिली थी, ठीक। और आपको लिविंग में भी देखने को मिली वो जो इंट्रिंसिक ग्रोथ थी, ठीक। यानी कि बेटा ग्रोथ दोनों में देखने को मिल रही है, लिविंग नॉन लिविंग। तो ग्रोथ तो बेटा हमारा क्राइटेरिया हट गया लिविंग का, यानी कि ग्रोथ तो जो है एक लिविंग का प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्सेप्शंस आपको मिल गई, ठीक। आओ अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में बेटा, अब आप जो सेकंड कैरेक्टर डालोगे वो डालोगे रिप्रोडक्शन। क्या डालोगे बेटा, सेकंड कैरेक्टर आप डालोगे रिप्रोडक्शन। आओ चलो रिप्रोडक्शन देखते हैं। पहली बात तो रिप्रोडक्शन होता क्या है बेटा, आप मुझे यही बताओ क्या होता है रिप्रोडक्शन एक्चुअल में। क्या बेटा रिप्रोडक्शन यही होता है, प्रोडक्शन ऑफ किसका बेटा, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल या प्रोजेनी। यानी कि बेटा मैं अपने जैसे किसी एक को और पैदा कर दूं, क्या बेटा यही रिप्रोडक्शन कहलाएगा। आप अपने जैसे किसी और को पैदा कर दो पहले बेटा नौकरी लग जा, फिर शादी कर, फिर पैदा कर, ठीक। नालायक गधे। तो बेटा आप अपने जैसे किसी और को पैदा कर दो, यानी कि यू कैन प्रोड्यूस वन ऑफ इट्स ओन काइंड। क्या बेटा यही रिप्रोडक्शन कहलाएगा, आप कहोगे जी हाँ यही रिप्रोडक्शन कहलाएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हो प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और प्रोजेनी, जो बेटा आगे जो आपकी बनती है उसे प्रोजेनी ही तो कहते हैं, ठीक। तो बेटा यही होता है आपके क्या, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन की जब बात चली है तो बेटा हम यूनिसेलुलर के केस में भी बात करेंगे और आपसे मल्टी सेलुलर के केस में भी बात करेंगे, ठीक। आ जाओ चलो। देखो क्या डालोगे, आप क्या डालोगे बेटा, आप डालोगे रिप्रोडक्शन में क्या होता है रिप्रोडक्शन, आप लिखोगे प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स और प्रोजेनी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल
इंडिविजुअल और प्रोजेनी, यानी कि बेटा आपके अपने जैसे भी, ठीक। प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और प्रोजेनी, इसी को कहते हैं बेटा क्या, आपके रिप्रोडक्शन। और अब हम बात कर सकते हैं बेटा रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। बेटा यूनिसेलुलर में क्या होता है रिप्रोडक्शन, आपको पता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, वही कहलाता है आपका क्या, रिप्रोडक्शन। आपने अभी अभी देखा कैसे हो रहा था रिप्रोडक्शन। और मल्टी सेलुलर में कैसे होता है बेटा, मल्टी सेलुलर में बेटा आपका जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है आपके, आप कैसे देखते हो बेटा मल्टी सेलुलर के अंदर रिप्रोडक्शन, बताओ। बेटा वो होता है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, एक प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। आ जाओ, तो बेटा मैं लिखें या नहीं लिखें इस बात को, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट ये बात है नहीं, चलो लिख लेते हैं, फिर भी क्या जा रहा है, आ जाओ। तो बेटा वैसे तो ये एनसीईआरटी में आपके टॉपिक नहीं दे रखा है, ये बात आपको पता है, नीट में दे रखा है, तो मैं कहूंगा आप ज्यादा जोर इस पर वैसे आपको देना चाहिए बेटा, बट आप इसे ज़्यादा समझने के तौर पर लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम बहुत ईजी वे में आपको जो है समझा रहे हैं, ठीक। तो इतना जो है लोड नहीं लेना है इस टॉपिक को लेकर कि सारी की एक लाइन आपको याद होनी चाहिए, ठीक। हम चाहे तो बेटा इसके अंदर और डीप डाउन जा सकते हैं और आपको अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक। आ जाओ चलो, तो आप क्या डाल लोगे, आप बेटा डाल दोगे रिप्रोडक्शन किसके अंदर, अब हम देखेंगे बेटा यूनिसेलुलर में और मल्टी सेलुलर में। यानी कि बेटा मल्टी सेलुलर में रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, यानी बेटा प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी या फिर न्यू इंडिविजुअल। और वो जो इंडिविजुअल पैदा हो रहे हैं या तो बेटा वो आपके सिमिलर हो सकते हैं आपके पेरेंट्स से, या फिर जो है थोड़े डिसिमिलर हो सकते हैं, सिमिलर, ठीक। या तो बेटा उनके जैसे कुछ कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, या फिर जो है थोड़े अलग देखने को मिलेंगे, यानी कुछ तो कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल ही जाएंगे बेटा सेम, जैसे कि आपकी मम्मी पापा कहते हैं ना बेटा, आपकी मम्मी कहती होंगी देख तेरी आंखें पापा पर गई हैं, या तेरी आंखें मम्मी पर गई हैं, तेरी नाक मुझ पर गई है, तेरे होठ यहाँ गए हैं, तेरे कान कुछ ऐसे दिखते हैं पापा मम्मी की तरह, तो होते हैं ना बेटा कैरेक्टर्स। आप जब जाते हो तो देख के बताते हैं देख 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 यार तू उसका बेटा लग रहा है, क्यों, क्योंकि देख तेरी मम्मी की आंखें ऐसी हैं, तेरी पापा की नाक ऐसी है, तो होता है ना बेटा। यानी कि बेटा मल्टी सेलुलर में जो रिप्रोडक्शन आप देखते हो, जो प्रोजेनी आप नई फॉर्म कर रहे हो, उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स आपके होंगे, कुछ जो है आपको बाहर जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी दिख रही है, कुछ तो आपको आपके पेरेंट्स से मिला है बेटा, ठीक, जिसकी मदद से आप पहचाने जाते हो। आ जाओ चलो, तो अब क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे बेटा रिप्रोडक्शन, क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे रिप्रोडक्शन। देखो, और हम बात कर रहे हैं बेटा रिप्रोडक्शन की किस में, यूनिसेलुलर और आपके मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर और आपके किस में, मल्टी सेलुलर। देखो आप डालोगे क्या बेटा, आप यहाँ डालोगे यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, और यहाँ डालोगे आप बेटा मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, ठीक। आ जाओ चलो बात करते हैं, तो यूनिसेलुलर में क्या होता है बेटा, क्या होता है यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन का मतलब, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, यही तो कहलाता है। जैसे कि बेटा किसमें देखने को मिलता है, बैक्टीरिया। क्या डालोगे बेटा, आप यहाँ डालोगे इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, बेटा इंक्रीज के लिए मैं एरो बना रहा हूँ, ठीक, इंक्रीज इन इन नंबर ऑफ सेल्स। एग्जाम्पल क्या है बेटा, एग्जाम्पल है आपका बैक्टीरिया, क्या है बेटा, जो आपका एग्जाम्पल है वो आ जाता है आपके बैक्टीरिया। क्या आता है बेटा एग्जाम्पल में आपको देखने को मिलता है बैक्टीरिया। और जब आप बेटा मल्टी सेलुलर के केस में बात करते हो तो आप क्या लिखते हो, मल्टी सेलुलर के केस में आप लिखते हो प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोजेनी possessing फीचर्स या फिर कैरेक्टर्स मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट्स, मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट्स। क्या लिखोगे आप बेटा, लिखोगे प्रोडक्शन ऑफ, आप लिखोगे बेटा प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, जो बेटा प्रोजेनी का प्रोडक्शन हो रहा है, जो प्रोजेनी बन रही है वो क्या करती है, वो पजेस करती है, यानी बेटा उसके पास कुछ होते हैं, क्या होते हैं, पोजेसिंग कैरेक्टर्स। क्या करती है बेटा, पोजेस करती है, क्या आपके पोजेस करती है बेटा आपके कैरेक्टर्स, पोजेसिंग कैरेक्टर्स मोर और लेस। क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे मोर और लेस सिमिलर, मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ, टू दोज ऑफ पेरेंट्स, टू दोज ऑफ
पेरेंट्स, यानी कि बेटा जो पेरेंट्स होते हैं या तो आपके जो है सिमिलर कुछ तो कैरेक्टर्स मिलेंगे, या तो ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे, बट कैरेक्टर्स जो है सेम देखने को आपको मिलेंगे मल्टी सेलुलर के केस में। और बेटा जो रिप्रोडक्शन होता है वो आपको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में नहीं देखने को मिलता है। ठीक, क्या बेटा आपको नॉन लिविंग में कभी देखने को मिला? क्या आपको कभी ऐसा लगा आपकी जो टेबल है वो अपने आप में डबल हो गई, उसने रिप्रोडक्शन करा और अपनी छोटी टेबल निकाल दी? आपकी कुर्सी ने रिप्रोडक्शन करा, छोटी टेबल निकाल दी। आप फोन लेके आए, उसने जो है छोटी अपना नया फोन निकाल दिया, बिल्कुल छोटू सा फोन। बेटा ये मेरे पास पेन है, ठीक, तो बेटा क्या पता कल ये रिप्रोडक्शन करके दो पेन देखने को मिले? ऐसा देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है बेटा जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करती है। ठीक, और क्या सर सारे के सारे लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या सर वो सारे के सारे जो है आपके रिप्रोडक्शन करते हैं? करते हैं? क्या लगता है? नहीं बेटा, नहीं करते। कौन कौन नहीं करता? इनफर्टाइल कपल नहीं करता। बेटा ह्यूमंस में भी तो कुछ ऐसे होते हैं कपल्स, हस्बैंड वाइफ, जो बेटा बच्चा ही नहीं कर सकते पैदा, तभी तो बेटा वो एडॉप्ट करते हैं बच्चा। समझ रहे हो? वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते बेटा, वो इतने योग्य ही नहीं है, कुछ उनके साथ समस्या है जिस वजह से बेटा वो जो है उनके बच्चा पैदा नहीं होता है। तो इनफर्टाइल कपल लिविंग है बट बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे। म्यूल, खच्चर, सुना होगा बेटा, जो खच्चर होता है बेटा वो भी बच्चे पैदा नहीं कर सकता। ठीक, और इसके अलावा बेटा वर्कर बीज, याद आया बेटा, सोशल इंसेक्ट, हनी बी, उसके अंदर ड्रोन, क्वीन और वर्कर बी। तो बेटा जो वर्कर बी होती है वो आपकी कैसी होती है? जो वर्कर बी होती है वो बेटा इनफर्टाइल होती है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। लिविंग है फिर भी वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे लिविंग जो है वो बेटा आपके रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। यानी कि बेटा फिर से ये बात साबित होगी कि रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है लिविंग का। क्यों? क्योंकि बेटा एक्सेप्शन मिल गया। एक्सेप्शन क्या मिला? इनफर्टाइल ह्यूमन कपल लिविंग होते हुए रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे, म्यूल लिविंग होते हुए रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, नहीं बना सकता अपनी नई प्रोजेनी, आपके वर्कर भी लिविंग होने के बावजूद भी जो है बेटा आपके रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती और जो है न्यू प्रोजेनी को फॉर्मेशन नहीं कर सकती है। ठीक, तो यानी कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आपके रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो क्या रिप्रोडक्शन हुआ आपका एक लिविंग का फीचर? नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्सेप्शन मिल गया, और हमने पहले ही कहा था जिसके अंदर एक्सेप्शन मिल गया वो आपका कैरेक्टर नहीं होगा, ट्रू कैरेक्टर नहीं होगा बेटा किसका? लिविंग का। ठीक, और जिसके अंदर बिना एक्सेप्शन के बेटा वो सारी की सारी चीजों पर खरा उतरेगा, तो बेटा वो कहलाएगा आपका क्या? कैरेक्टर ऑफ लिविंग। तो आओ चलो इसी बात को लिख देते हैं जितना हमने आपको बताया है। आओ आप बेटा सबसे पहले क्या लिखोगे? आप यहाँ सबसे पहले लिखोगे रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। आ जाओ, रिप्रोडक्शन, एक मिनट, आओ इसे सही कर लेते हैं। आ जाओ, फिर इसके बाद जो हम बेटा आपको टाइप्स बताएंगे। आपने सुना होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी भी मैंने आपसे कहा ना बेटा हम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। ठीक, आओ अभी हम इसके बाद ही आपसे उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ क्या डालोगे? आप यहाँ डालोगे बेटा रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन होता है वो आपका एब्सेंट होता है किसके अंदर? रिप्रोडक्शन आपके एब्सेंट होता है किसमें? रिप्रोडक्शन आपके कैसा होता है बेटा? रिप्रोडक्शन जो है आपके एब्सेंट होता है किसमें? एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है किसमें बेटा? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में। बेटा कभी भी टेबल आपकी रिप्रोडक्शन करके जो है दो टेबल नहीं बना सकती, समझ रहे हो? आपकी चेयर जो है अगले ही दिन छोटी चेयर नहीं दे देगी, आपका पेन जो है अगले दिन छोटा पेन नहीं दे देगा, फोन अगले दिन एक छोटा फोन नहीं दे देगा। अगर बेटा ऐसे ही दे देता तो क्या ही मजे थे जीवन के, क्या ही जरूरत पड़ती खरीदने की बेटा बार बार। ठीक, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो बेटा रिप्रोडक्शन होता है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में तो देखने को नहीं मिलता है। ठीक, और जो बेटा रिप्रोडक्शन आप देखते हो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हो वो सारे के सारे भी बेटा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक, आप क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आप लिखोगे बेटा सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो बेटा आपके कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बेटा क्या नहीं कर सकते हैं? कांट कांट रिप्रोड्यूस, बेटा वो जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, वो बेटा आपके रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। कौन कौन होते हैं बेटा जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं? वो होते हैं बेटा आपके, जब आप एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वो होते हैं आपके कौन से? बेटा वो होता है, एक होता है आपका म्यूल,
खच्चर, जिसके बारे में आपने सुना होगा बेटा, खच्चर नहीं कर सकता है। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल भी जो है बेटा आपके रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। और कौन होता है बेटा आपके जो नहीं कर सकता है? एक होता है बेटा आपके वर्कर बी, वर्कर बी भी जो है बेटा वो नहीं कर सकती है आपकी रिप्रोडक्शन, वर्कर बी लिविंग होने के बावजूद भी ये सब नहीं कर पाते हैं। ठीक, आओ तो बेटा क्या हम ये बात लिख सकते हैं, देयरफॉर रिप्रोडक्शन इज नॉट अ ट्रू कैरेक्टर ऑफ लिविंग। ठीक, आप लिखोगे क्या बेटा, आप यहाँ लिखोगे देयरफॉर, आप लिखोगे बेटा देयरफॉर, देयरफॉर रिप्रोडक्शन इज नॉट ट्रू कैरेक्टर ऑफ लिविंग, देयरफॉर रिप्रोडक्शन इज नॉट, is not is not defining character of living, is not defining character of living, is not defining character of living। तो बेटा जो आपका रिप्रोडक्शन होता है वो भी डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, ग्रोथ तो बेटा है ही नहीं, उसके साथ साथ अब रिप्रोडक्शन भी जो आपका डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। ठीक, इज नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग। अब बेटा हम बात करेंगे आपसे किसके बारे में, हम बात करेंगे आपसे रिप्रोडक्शन के बारे में। आओ चलो, जो आप नेक्स्ट स्लाइड पर डालोगे वो बेटा क्या डालोगे, आप नेक्स्ट स्लाइड पर ये डालोगे कि जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा वो आपका दो तरह का देखने को मिलता है। एक आपको देखने को मिलता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक आपको देखने को मिलता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा देखने को मिलता है, एक देखने को मिलता है बेटा सेक्सुअल, एक देखने को मिलता है एसेक्सुअल। तो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आपको जो मैंने बेटा मियोसिस जब पढ़ाया था मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी, आपका बेटा रिप्रोडक्शन कैसे हुआ, आप जो कैसे प्रोड्यूस हुए, आपके पिता ने दिए बेटा स्पर्म, आपकी माँ ने दिया ओवम। ठीक, याद है 23 क्रोमोसोम मैंने बताया था, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। अगर बेटा अगर आपको नहीं आता सेल साइकिल सेल डिवीजन, एक बार हमसे पढ़ के देखो, मतलब मजा आ जाएगा, पढ़ना यार एक बार। ठीक, आओ आता है तो बेटा वेल एंड गुड, मत पढ़ो, सीधे क्वेश्चंस लगाओ। जहां आपको अटक जहां आप अटक रहे होंगे तब बेटा आप जो हमारी वीडियोस का सहारा लेना, ठीक, देखने के लिए आ जाओ। तो बेटा मैं आपसे क्या बात कर रहा था, मैं आपसे बात कर रहा था ये कि आप जो आपका जो बेटा प्रोडक्शन हुआ है ना वो कैसे हुआ है, आप कैसे बने। आपके पिताजी ने स्पर्म दिया, आपकी माँ ने ओवम दिया, ठीक है बेटा, दोनों मीट करे, उसे कहते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन हुआ, ठीक, और उससे बना एक जाइगोट। यानी कि क्या क्या इवेंट हुआ आपके बनने में, एक तो बेटा आपके गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, और वो जो गैमीट का फॉर्मेशन हुआ वो किससे हुआ है, वो मियोसिस से हुआ है। किससे हुआ है, वो मियोसिस से हुआ है। यानी बेटा गैमीट फॉर्मेशन बाय मियोसिस, और उसके बाद बेटा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या कहते हैं, गैमीट का फ्यूजन हुआ। जब बेटा ये दोनों प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं उसी को हम कहते हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसी को कहते हैं बेटा आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसी को हम कहते हैं बेटा आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर गैमीट्स का बेटा फॉर्मेशन हो, गैमीट्स फॉर्मेशन बाय मियोसिस हो, और फिर जो है बेटा गैमीट्स का फ्यूजन हो। जहां आपको ये देखने को मिलेगा उसे हम कहते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि मैं, आप, हम जो है बेटा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और मियोसिस हमारे अंदर क्या करता है, मियोसिस हमारी बेटा जनरेशन से अगली जनरेशन से अगली जनरेशन, इन सब अक्रॉस जनरेशन, सारी की सारी जनरेशन में जो है मियोसिस की वजह से ही जो है बेटा हमारे स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। जो हमारा 46 क्रोमोसोम नंबर है बेटा, मेरे अंदर 46 है, मेरे बच्चे के अंदर 46 होगा, उसके बच्चे के अंदर 46 होगा, उसके बच्चे के अंदर 46 होगा। ये कैसे पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि मियोसिस जो है उनको बेटा गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे आधा आधा कर देता है क्रोमोसोम नंबर को। बहुत बेहतरीन समझाया बेटा ये लाइन, समझा, पढ़ से पैराडॉक्सिकली, मतलब अच्छों को लाइन समझ में नहीं आती है, कहना क्या चाह रही है एनसीईआरटी। ठीक, एक बार जाना और पढ़ना, ठीक, अगर नहीं आता है तो आता है तो बहुत वेल एंड गुड, बट फिलहाल आपको सिर्फ एक ही बात यहाँ समझनी है, क्या आपको समझना है, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हम किसे कहते हैं, एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर गैमीट्स फॉर्मेशन हो मियोसिस के थ्रू, ठीक है, और जिसके अंदर बेटा गैमीट्स का फ्यूजन इन्वॉल्व हो, और जिसके अंदर बेटा ये दोनों ही इवेंट आपको नहीं देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर बेटा ये दोनों ही इवेंट आपको नहीं देखने को मिलेंगे, वो होता है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वहां आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां बेटा कुछ अलग मेथड देखने को मिलेंगे, जैसे कि बडिंग। एक मेथड होता है बेटा बडिंग, क्या होता है, अभी हम ये सब नहीं पढ़ेंगे, आपको धीरे धीरे आएंगी तब हम आपको चीजें बता देंगे, अभी हम सिर्फ लिखवा देंगे। बडिंग आपको ईस्ट और हाइड्रा में देखने को मिलती है। एसेक्सुअल स्पोर बना सकती है, ये आपको बेटा फंजाई में देखने को मिलेंगे।
ठीक, ए सेक्शुअल स्पोर्ट्स वहां हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। एक बेटा फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, जो कि आपको फ्लामेंटस एल्गी दिखाएगी, आपको फंजाई भी दिखा देगी, और इवन प्रोटोनीमा ऑफ मॉस। अभी आप सोच रहे होंगे सर ये सब क्या बता रहे हैं, सब आगे आने वाला है, टेंशन मत ले तू, अभी सिर्फ लिख ले बेटा, अभी सिर्फ लिख ले, ठीक है। मैंने तुझसे कहा ना कुछ चीजें तू लिख के रख ले, एक तेरा डाउट नहीं होगा, एक डाउट जो तेरे क्लियर नहीं होगा जब कोर्स पूरा पढ़ा चुका हूंगा तुझे, एक एक डाउट, उसके बाद भी कुछ बच गया ना बेटा, वो तेरा डाउट होगा, तूने कहीं गलती करी होगी वीडियो देखने में। नहीं तो बेटा एक एक लाइन तेरी क्रिस्टल क्लियर करूंगा वीडियो में, ठीक। इसके बाद जो बच जाएगा बेटा डाउट सेशन ले लेंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक। और बेटा एक होता है आपके रीजनरेशन, किस में देखने को मिलता है, प्लेनेरिया में देखने को मिलता है, ठीक। आओ तो चलो लिख लेते हैं, ये कुछ टाइप्स होते हैं आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो बेटा जितना मैंने बताया है उतना हम लिखा देते हैं आगे, ठीक है। आओ चलो देखो, आप क्या डालोगे, आप यहाँ डालोगे बेटा रिप्रोडक्शन, आप यहाँ डालोगे बेटा रिप्रोडक्शन, और हम बात करने वाले हैं इसके बेटा टाइप्स के बारे में। आ जाओ देखो, और ये हो गया इसके बेटा टाइप्स। देखो, एक इसका टाइप हो गया बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होगा एसेक्सुअल। आ जाओ देखो, यहाँ आप क्या लिख लोगे, यहाँ आप लिख लोगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जितना मैंने अभी अभी आपको बताया है उतना हम जो है लिख भी देते हैं, ठीक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और मेरा मानना है बेटा जब आप इतना चैप्टर पढ़ ही रहे हो तो इसे छोड़ने का रिस्क आपको लेना नहीं चाहिए, ठीक। और बेटा ये तो नॉलेज है, जितनी आपको मिले, जहां से मिल जाए उतना आपको ले लेना चाहिए। बेटा ये आपके सिलेबस में दे रहा है इसलिए, वरना आप कहोगे सर ये वाली लाइन आपने बोली है नॉलेज है, जहां से मिलनी रही उतनी ले लो, इसका मतलब सर जो भी हमें पढ़ा रहा है सब ले लेते हैं। नहीं बेटा, एनसीईआरटी पढ़ ले तो उसी से तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक। दूसरा होता है बेटा आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है दूसरा, होता है बेटा आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम सॉरी बेटा, हाँ, बेटा हम पढ़ने वाले हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देख अब ध्यान से, आजा देख। तो बेटा क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने तुझसे क्या कहा था अभी अभी, मैंने तुझसे कहा था एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर गैमीट फॉर्मेशन हो, किससे बेटा, गैमीट फॉर्मेशन हो किससे, गैमीट फॉर्मेशन बाय मियोसिस, गैमीट फॉर्मेशन किससे हो बेटा, गैमीट फॉर्मेशन हो आपके बाई मियोसिस, किससे हो बेटा, मियोसिस से हो। और उसके बाद हो आपके बेटा क्या, उसके बाद हो बेटा आपके गैमीट्स का फ्यूजन। क्या उसी को बेटा फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्या उसी को कहते हैं बेटा आपके फर्टिलाइजेशन। गैमिट्स का क्या हो बेटा, गैमिट्स का आपके फ्यूजन हो, गैमिट्स का आपके फ्यूजन हो। यानी कि बेटा ये जो दोनों की दोनों प्रोसेस हैं ये आपकी इन्वॉल्व होनी चाहिए, ये दोनों की दोनों जो प्रोसेस हैं वो आपकी कैसी होनी चाहिए, इन्वॉल्व होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बेटा, ये दोनों प्रोसेस आपकी इन्वॉल्व होनी चाहिए। एक ऐसे रिप्रोडक्शन जिसके अंदर गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है बेटा किससे, मियोसिस से, और बाद में गैमिट्स का फ्यूजन होता है। अगर इनका आपको इन्वॉल्वमेंट किसी रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है तो उसी को कहते हैं हम आपको बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसी बात को हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं। आओ आया देखो, एक मिनट, और ये आ गया, देख बेटा, आजा देख, चलो कुछ तो कॉपी हुआ, कोई बात नहीं, बाकी सब हम कर लेंगे अपने आप। आजा, अरे इससे अच्छा तो लिख ही लेते, कोई समस्या नहीं है, इतना भी आलस ठीक बात नहीं है। अरे आजा चल, क्या लिखेगा बेटा यहाँ, तू लिखेगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या लिखेगा, तू लिखेगा बेटा, तू सीधे लिख ले यहाँ फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस फ्यूज, तू यहाँ लिखेगा बेटा फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस नॉट इन्वॉल्व, ठीक। तू यहाँ लिखेगा बेटा फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस नॉट इन्वॉल्व, फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस नॉट इन्वॉल्व, यानी बेटा एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर आपके फर्टिलाइजेशन और मियोसिस इन्वॉल्व नहीं होते, उसी को हम कहते हैं क्या आपके, उसी को हम कहते हैं बेटा आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सर ये इन्वॉल्व नहीं है तो ये किससे होगा, ये होता है बेटा काफी सारे मेथड से, ये होता है आपके काफी सारे मेथड्स से, ठीक, बाई मैनी मेथड्स।
कौन कौन से होते हैं वो मेथड्स, आओ चलो उनके बारे में लिख लेते हैं। आप यहाँ डालोगे, ऊपर क्या डालोगे बेटा, आप लिखोगे बाई मैनी मेथड्स, बाई मैनी मेथड्स, जो कि आपको नीचे डिस्क्राइब कर रहा हूँ मैं, ठीक, बाई मैनी मेथड्स, इनमें से हम कुछ मेथड्स आपको डिस्क्राइब भी हैं कर रहे हैं। देखना कौन सा है पहला मेथड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम आपको बेटा 4 मेथड्स बताएंगे अभी, ठीक, देखना जरा ध्यान से, आओ। क्या क्या, एक है बेटा आपके एसेक्सुअल स्पोर, एक मेथड है बेटा आपके एसेक्सुअल स्पोर, क्या है, एक है एसेक्सुअल स्पोर, ठीक, एक है बेटा आपके बडिंग, एक है बेटा आपके बडिंग, और एक है बेटा आपकी फ्रेगमेंटेशन, और जो लास्ट एंड फाइनल जो आपके आता है बेटा वो आता है आपके क्या, वो आता है रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन, एक मिनट, आज ऐसे अच्छे से लिख लेते हैं, फ्रेगमेंटेशन। और बेटा अभी आपको ये नहीं सोचना ये सब क्या होते हैं, ये सब हम जो बेटा वो आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक। और एक होता है बेटा आपकी रीजनरेशन, रीजनरेशन, रीजनरेशन। आजा अब देखते हैं एसेक्सुअल स्पोर किस किस में आपको देखने को मिलेगा। एसेक्सुअल स्पोर देखने को मिलेगा बेटा आपको एल्गी और फंजाई में। किसमें देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा बेटा एल्गी और फंजाई में। किसमें देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा बेटा एल्गी और फंजाई में। बडिंग किसमें देखने को मिलेगा, बडिंग आपको देखने को मिलेगा बेटा ईस्ट और हाइड्रा में। किसमें देखने को मिलेगा, ईस्ट और हाइड्रा में आपको देखने को मिलेगी क्या, बडिंग। और फ्रेगमेंटेशन किसमें आपको देखने को मिलेगा, फ्रेगमेंटेशन बेटा आपको फिलामेंटस एल्गी में। इसमें देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा बेटा फिलामेंटस एल्गी में। और इसके अलावा बेटा आपको ये फंजाई में भी देखने को मिलेगा और प्रोटोनीमा में भी देखने को मिलेगा। इसके प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा ऑफ मॉस, प्रोटोनीमा ऑफ मॉस। अभी अभी बेटा आपको जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, जो लोग ड्रॉपर नहीं होंगे उनको ये नाम बड़े अटपटे लग रहे होंगे, और मैं उनसे बस एक ही बात कहूंगा बेटा, कभी जब भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको दी जाती है आपको स्टोर करके रखनी होती है, लेटर ऑन बेटा वो सही समय आने पर जो है आपको पढ़ाई जाती है। और बेटा रीजनरेशन आपको देखने को मिलता है प्लेनेरिया में। किसमें, प्लेनेरिया में। तो इस तरीके से बेटा आपने रिप्रोडक्शन के बारे में जान लिया, एसेक्सुअल के बारे में जान लिया और सेक्सुअल के बारे में भी आपने जान लिया। अब हम बेटा बात करेंगे थर्ड कैरेक्टर पर, जो है आपका मेटाबॉलिज्म। कौन सा आता है, आपके आता है मेटाबॉलिज्म। और आपको अभी अभी मैंने बताया मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जितनी भी बेटा आपके शरीर के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उन सबको कहते हैं क्या बेटा, आपके मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं बेटा आपके मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं आपके मेटाबॉलिज्म। आजा देख चल, तो थर्ड हेडिंग तू डालेगा, वो डालेगा बेटा मेटाबॉलिज्म। क्या डालेगा, तू डालेगा मेटाबॉलिज्म। आजा देख चल, मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले क्या डालेगा, तू ये डालेगा बेटा इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकर इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो तू लिखेगा बेटा क्या, तू लिखेगा टोटल ऑफ सम टोटल ऑफ ऑल सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी। तो इसी को कहते हैं बेटा हम आपके मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेरे शरीर के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, कुछ टूट रहा होगा कुछ बन रहा होगा, उन सबको ही कहते हैं क्या बेटा, आपके मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे बेटा यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, उन सब के अंदर आपको देखने को मिलती है क्या बेटा, उन सब के अंदर आपको देखने को मिलता है मेटाबॉलिज्म, यानी कि केमिकल रिएक्शंस आपको देखने को मिलती है। और जो नॉन लिविंग होता है वो बेटा कभी भी मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता है। नॉन लिविंग कभी भी किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन उसके अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगी। आपकी चेयर के अंदर, आपकी टेबल के अंदर, आपकी गाड़ी के अंदर, आपकी पेंसिल के अंदर, आपकी वॉच के अंदर, आपके फोन के अंदर, और बेटा क्या बच गया, आपकी लाइट के अंदर, और बेटा आपके गद्दे के अंदर, आपके बेड के अंदर आपको कोई भी रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगी, यानी कि मेटाबॉलिज्म वहां प्रेजेंट नहीं है। ठीक, आओ चलो, इससे पहले आप बनाओगे, सबसे पहले एक सेल बना लेते हैं। आओ चलो देखना आप जरा ध्यान से बेटा, आप जितनी भी रिएक्शंस देखते हो ना शरीर में, कहीं ना कहीं वो सब भी अकर होती हैं किससे बेटा, एंजाइम्स की हेल्प से। किसकी मदद से, एंजाइम की हेल्प से। आओ देखो, ये बेटा आप सेल देख रहे हो, ठीक। अब सेल में सपोज करो बेटा ये ए से बी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक। देन बेटा बी से सी प्रोडक्ट बन रहा है, या फिर बी से ई प्रोडक्ट बन रहा है। ई नहीं करते बेटा, रुकना,
अच्छा एफ कर लेते हैं, क्योंकि ई के लिए मैंने एक डिनोमिनेशन दूंगा मैं बेटा, उसके लिए मैंने कुछ और सोचा। बेटा आप कर लोगे, बी से एफ बन रहा है, ठीक। तो बेटा ये जितनी भी आप रिएक्शंस देख रहे हो, क्या इनके अंदर कुछ एंजाइम्स आ रहे होंगे? देखो, जैसे कि मैं ई वन से ई वन एंजाइम वन को डिनोट कर रहा हूँ, और ई टू से मैं एंजाइम टू को डिनोट कर रहा हूँ, ठीक। यानी बेटा ए से बी का जो कन्वर्जन हो रहा है उसके अंदर ई वन एंजाइम मदद कर रहा है, और बी से जो एफ का कन्वर्जन हो रहा है उसके अंदर ई टू एंजाइम जो है बेटा वो क्या कर रहा है आपके, ई टू एंजाइम जो है बेटा आपके हेल्प कर रहा है, ठीक। तो आप क्या लिख लोगे? आप यहाँ लिखोगे बेटा क्या, आप यहाँ लिखोगे इनसाइड सेल, क्या लिखोगे? आप यहाँ लिखोगे बेटा एक बात, और वो बात क्या होगी? वो बात ये होगी कि इनसाइड सेल, जो सेल होती है बेटा, जो सेल के अंदर होता है, क्या होता है? इनसाइड सेल, इनसाइड सेल मैनी केमिकल रिएक्शंस अकर, इनसाइड सेल मैनी केमिकल रिएक्शंस अकर, मैनी केमिकल रिएक्शंस अकर, मैनी केमिकल रिएक्शंस अकर with the help of with the help of with the help of enzymes, with the help of enzymes, जैसा कि आपको बेटा डायग्राम में भी दिख रहा है, with the help of enzymes, with the help of enzymes, यानी कि बेटा एंजाइम्स की मदद से जो है आपके केमिकल रिएक्शंस जो एक सेल के अंदर हो रही हैं, इन सभी को कहते हैं क्या बेटा? आपके मेटाबॉलिज्म, इन सभी को कहते हैं क्या बेटा? आपके मेटाबॉलिज्म। और अब आप एक बात बेटा यहाँ क्या लिखोगे? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या लिखोगे? आप यहाँ लिखोगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे बेटा वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर, वेदर इट इज यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ऑल एग्जिबिट, ऑल एग्जिबिट बेटा सारे के ही सारे दिखाते हैं आपके क्या, क्या दिखाते हैं? आपके दिखाते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या लिखोगे बेटा? आप यहाँ लिखोगे यूनिसेलुलर, क्या लिखोगे? आप यहाँ लिखोगे बेटा यूनिसेलुलर, देखो आप यहाँ लिखोगे बेटा यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, आप यहाँ लिखोगे बेटा यूनिसेलुलर, ठीक। और यहाँ आप लिखोगे बेटा मल्टी सेलुलर, क्या लिखोगे? आप यहाँ लिखोगे बेटा मल्टी सेलुलर। तो बेटा जो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, चाहे बेटा आपके यूनिसेलुलर हो चाहे आपके बेटा मल्टी सेलुलर हो, ये क्या करती हैं? ये एग्जिबिट करती हैं क्या बेटा? आपके मेटाबॉलिज्म। ये क्या करती हैं बेटा? ये एग्जिबिट करती हैं क्या? आपके मेटाबॉलिज्म। या फिर आप लिख सकते हो शोज मेटाबॉलिज्म। इन सब में आपको देखने को मिलता है क्या बेटा? मेटाबॉलिज्म। क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है बेटा मेटाबॉलिज्म, आपको देखने को मिलता है बेटा मेटाबॉलिज्म, ठीक। और जो नॉन लिविंग होता है बेटा वो शो नहीं करता आपके क्या? मेटाबॉलिज्म। आप लिख लोगे मेटाबॉलिज्म जो है बेटा एब्सेंट होता है किसके में? आपके मेटा, किसमें? नॉन लिविंग्स में। तो आप यहाँ लिखोगे बेटा नॉन लिविंग्स। आप क्या लिखोगे? आप यहाँ लिखोगे बेटा नॉन लिविंग क्या करता है? नॉन लिविंग नॉट शो, नॉन लिविंग जो है बेटा आपका क्या शो नहीं करता है? मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता है, नॉट शो मेटाबॉलिज्म। उसके अंदर आपको किसी भी तरह की कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगी, नॉट शो मेटाबॉलिज्म, नॉट शो मेटाबॉलिज्म, यानी कि बेटा उनके अंदर जो है आपको किसी भी प्रकार का कोई भी मेटाबॉलिज्म देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या बेटा मैं एक बात ये कह सकता हूँ, और वो बात क्या है कि बेटा नॉन लिविंग में तो देखने को नहीं मिल रहा है और लिविंग में ही देखने को मिल रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेटाबॉलिज्म जो है बेटा वो आपका एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है? तो बेटा जी हाँ, जो मेटाबॉलिज्म होता है वो आपका एक ट्रू डिफाइनिंग कैरेक्टर है। किसका बेटा? एक ट्रू डिफाइनिंग कैरेक्टर है आपके लिविंग का, ठीक। तो यही बात आप लिख लोगे। देयरफॉर, आप क्या लिखोगे बेटा? आप लिखोगे देयरफॉर, देयरफॉर मेटाबॉलिज्म इज defining character of living, therefore metabolism is, therefore metabolism is defining character of living, therefore metabolism is defining character of living, डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग। तो बेटा डिफाइनिंग कैरेक्टर लिविंग का अब तक आपको क्या मिला? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म में आप कहोगे सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिला है बेटा क्या? मेटाबॉलिज्म। क्या देखने को मिला? आपको देखने को मिला है मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म आपका क्या है बेटा? एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है किसका? लिविंग का। एक डिफाइनिंग कैरेक्टर बेटा किसका? आपके लिविंग का। तो आपके बेटा डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या है लिविंग का? आपके जो बेटा डिफाइनिंग कैरेक्टर है किसका? आपका जो डिफाइनिंग कैरेक्टर है किसका बेटा? लिविंग का। क्या है वो आपको देखने को मिलता है बेटा, वो आपको देखने को मिलता है
मेटाबॉलिज्म, देखो मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको ध्यान से? तो बेटा आपको दिख रहा होगा, देखो 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 देखो, ये हमने हाईलाइट भी कर दिया है। तो बेटा क्या है वो? आपके मेटाबॉलिज्म है। क्या है बेटा? मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म है। ये अच्छा लग रहा है? नहीं यार, ये अच्छा नहीं लग रहा, आओ हटाओ इसे, इसे हटा देते हैं। आओ एक और आगे स्टेप चलते हैं, आ जाओ। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे बेटा? अब एक बात बताओ मुझे, जितनी भी आप बेटा रिएक्शंस देखते हो, ठीक, हमें ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन पता है जो बॉडी के अंदर हमारी होती है, और साइंटिस्ट ने बेटा उन्हीं रिएक्शंस को लैब में परफॉर्म करने की भी कोशिश करी है, जिससे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकें, जिससे और भी काफ़ी चीज़ें जानी जा सकें हमारी बॉडी के बारे में। तो उन रिएक्शंस को जो बेटा आपके जो है टेस्ट ट्यूब में भी करा गया है। यानी कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं बेटा, ध्यान से सुनना इस स्टेटमेंट को, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो बेटा आपकी इनसाइड सेल भी होती हैं और आपके आउटसाइड सेल भी होती हैं। आउटसाइड सेल किस में हो रही है? टेस्ट ट्यूब में हो रही हैं। और जो आउटसाइड सेल होती है बेटा, क्या उसी को हम कहते हैं इन विट्रो। क्या कहते हैं बेटा? उसी को कहते हैं इन विट्रो। तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो बेटा इन विट्रो भी होती है और इन वीवो भी होती है। इन वीवो मतलब क्या होता है? शरीर के अंदर। इन विट्रो मतलब बेटा आउटसाइड, इन विट्रो मतलब आउटसाइड, इन वीवो शरीर के अंदर, इन वीवो इनसाइड सेल, इन वीवो इनसाइड सेल या इनसाइड बॉडी। और जो आउटसाइड बॉडी हो रहा है बेटा, उसे कहते हैं हम आपके इन विट्रो। इन विट्रो आपने सुना होगा बेटा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि एक ऐसा फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर हो रहा है। सुना है बेटा आईवीएफ, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जिनके बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, यानी कि बेटा स्पर्म जो है अपना रास्ता भटक जाता है, ठीक, वो नहीं खोज पाता है आपके किसको? ओवम को। तो बेटा ऐसे केस में क्या करते हैं डॉक्टर? ओवम और स्पर्म को बाहर निकालते हैं और दोनों को मीट कराते हैं आर्टिफिशियल मीडियम में। सेम ऐसी ही कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जैसी हमारी बॉडी में होती है। और हमारी बॉडी मतलब बेटा फीमेल की बॉडी में होती है मेल की बॉडी में नहीं होती बेटा, फीमेल की बॉडी में जो होती है, ठीक। तो बेटा वहां जो है उनका फ्यूजन कराया जाता है, फर्टिलाइजेशन जो आउटसाइड कराया जाता है, तो हम उसे कहते हैं बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आप फिलहाल वहां से सिर्फ एक ही शब्द लेके आओ, वो है इन विट्रो। यानी कि जो आउटसाइड सेल हो रहा है उसे हम कहते हैं बेटा इन विट्रो, और जो इनसाइड सेल हो रहा है वो बेटा हो रहा है इन वीवो। तो अब आपके मन में सवाल आएगा, सर मेटाबॉलिज्म अभी अभी तो आप करते एक ट्रू कैरेक्टर है कि सिर्फ बॉडी के अंदर हो रहा है, लिविंग के अंदर हो रहा है, अब आप कह रहे हो सर वो बाहर भी हो रहा है। तो बेटा ध्यान से सुनिए, जो बाहर हो रहा है ना, वो रिएक्शन ना ही तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। समझ, वो रिएक्शन ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, वो रिएक्शन अलग है बेटा। शरीर के अंदर जो होता है उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म को तू समझ, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मैं मेटाबॉलिक रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेटाबॉलिज्म की बात कर रहा हूँ। जितनी भी रिएक्शन तेरे शरीर के अंदर होती हैं, ओवरऑल सम ऑफ ऑल रिएक्शंस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जो कि तेरे बेटा सेल के अंदर हो रही हैं, जो कि तेरे कैरी आउट कौन करवा रहा है बेटा? एंजाइम्स कैरी आउट करा रहा है। जबकि मेटाबॉलिक रिएक्शन की अगर तुझसे कोई पूछता है तो तू कहेगा वो शरीर के अंदर भी हो सकती है, वो शरीर के बाहर भी हो सकती है। शरीर के अंदर होगी तो इन वीवो होगी, शरीर के बाहर होगी तो बेटा वो कैसी होगी? वो होगी बेटा आपकी इन विट्रो। वो कैसी होगी बेटा? वो होगी आपकी बेटा इन विट्रो, ठीक। और जो शरीर के बाहर हो रही है रिएक्शन, जो टेस्ट ट्यूब में हो रही है, तो ना ही तो लिविंग है और ना ही आपकी नॉन लिविंग है। तो जितना मैंने बताया है उतना आओ चलो लिख लेते हैं। आओ देखो जरा ध्यान से। अब आप क्या डालोगे? आप यहाँ बेटा डालोगे ये, आप लिखोगे मेटाबॉलिज्म, नहीं आप लिखोगे यहाँ मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन अकर। मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है बेटा वो कहाँ कहाँ हो सकती है आपकी? मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन अकर आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है? आपको देखने को मिल सकती है बेटा इनसाइड सेल भी आपको देखने को मिल सकती है, और आपको देखने को मिल सकती है आउटसाइड सेल। आपको कहाँ देखने को मिल सकती है? आपको देखने को मिल सकती है बेटा इनसाइड सेल, यानी कि सेल के अंदर भी आपको देखने को मिल सकती है इनसाइड सेल। और एक आपको देखने को मिल सकती है कहाँ बेटा? इनसाइड टेस्ट ट्यूब, या फिर इनसाइड आउटसाइड भी कह सकते हो आप लिख दो इन इन द टेस्ट ट्यूब, इन टेस्ट ट्यूब, इनसाइड नहीं, आप लिखोगे इन टेस्ट ट्यूब। यानी बेटा आपको जो है वो टेस्ट ट्यूब में भी देखने को मिल सकती है इन टेस्ट ट्यूब। तो बेटा होगी ना आउटसाइड द बॉडी इन टेस्ट ट्यूब, ठीक। जब बेटा आपको इनसाइड सेल देखने को मिलेगी उसी को हम कहते हैं आपके इन वीवो। क्या कहते हैं बेटा? उसी को हम कहते हैं आपके इन वीवो। क्या कहते हैं बेटा? इन वीवो। वीवो के आगे इन लगा दो, इन वीवो, इन वीवो। और जो बेटा टेस्ट ट्यूब में होती है या फिर आउटसाइड द बॉडी होती है उसे हम कहते हैं बेटा आपके इन विट्रो। क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं आपके इन विट्रो। क्या कहते हैं बेटा? उसी को हम कहते हैं आपके इन विट्रो। और अब आप बेटा यहाँ एक बात लिखोगे, क्या लिखोगे? आप लिखोगे आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन टेस्ट ट्यूब नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ना ही तो बेटा लिविंग है और ना ही आपके नॉन लिविंग है, ठीक। आओ आप यहाँ लिखोगे बेटा, क्या आप यहाँ लिखोगे? आइसोलेटेड
आप लिखोगे आइसोलेटेड, यानी कि जो एकांत में कराई जाती है टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन टेस्ट ट्यूब, इन टेस्ट ट्यूब, नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, इन टेस्ट ट्यूब नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। आप लिखोगे बेटा क्या, आप यहाँ लिखोगे नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, यानी कि बेटा ना ही तो वो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है, नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। बेटा जैसे आइदर और वैसे ही नाइदर नॉर, ठीक। नॉन लिविंग, इतनी ही इंग्लिश आती है बेटा हमें, आइदर और नॉर लिविंग, आइदर और नॉर नाइदर, आइदर और नाइदर नॉर, हाँ ठीक। नहीं तो बेटा वो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग, ठीक। आ जाओ चलो, अब हम बात करेंगे बेटा आपके फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, फोर्थ पॉइंट है बेटा आपके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बेटा जिसके अंदर आपकी सेल प्रेजेंट है वो बेटा आपके लिविंग की कैटेगरी में आता है, ठीक। आपको बेटा हम ये बहुत इन डिटेल पढ़ा के आए, किसके अंदर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर। क्या बताया था हमने वहां, हमने बेटा एक एग्जांपल लिया था गाड़ी का, और उसके आगे खड़े थे बेटा एक कपल, लड़का लड़की, ठीक। और जो लड़का लड़की थे बेटा वो कैसे थे, वो आपके लिविंग थे, और जो आपकी गाड़ी थी बेटा वो नॉन लिविंग थी। आपने कैसे बताया था वो लिविंग है और वो नॉन लिविंग है, आपने देखा था सर सेल, उसके पास सेल है, इसके पास सेल नहीं है, गाड़ी के पास सेल नहीं है कोई भी, जबकि जो ऑर्गेनिज्म आप इतना बड़ा देख रहे हो वो सेल से बना है। सबसे छोटी यूनिट है बेटा सेल, उसकी सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है बेटा किसकी, आपकी बॉडी की। स्ट्रक्चरल क्यों, क्योंकि हमारा जितना भी पूरा का पूरा शरीर जो है बेटा आपके सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक। सेल सेल से मिलकर बनते हैं, टिश्यूज टिश्यू से मिलकर बनते हैं बेटा, ऑर्गन्स ऑर्गन से मिलकर बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और जब कई तरह के ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनते हैं तब देखने को मिलता है आपको बेटा एक ऑर्गेनिज्म, ठीक। इस तरीके से यानी कि एक सेल जिसके अंदर प्रेजेंट हो वो बेटा लिविंग है, ठीक। और इसलिए हम कहते हैं बेटा वो जो आपके डिफाइनिंग कैरेक्टर है लिविंग का, चाहे बेटा एक सेल प्रेजेंट हो चाहे मल्टी सेल्स प्रेजेंट हो, सेल का प्रेजेंस होना ही कहलाता है आपका क्या, कि वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है किसका बेटा, लिविंग का। तो जहां आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा वो आपका कैरेक्टर होता है बेटा किसका, लिविंग का, ठीक। आ जाओ चलो, इस बात को भी आप लिख लोगे। और बेटा इन डिटेल हमने सेल के बारे में तो आपको बताया ही है, क्या बताया था याद है आपको, कि एक जो यूनिसेलुलर सेल होती है, यानी कि जो एक सिंगल सेल है, क्या बेटा वो अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकती है, तो बिल्कुल कर सकती है। क्यों, क्यों, क्योंकि वो बेटा सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही है जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कर रहा है, एक सेल भी सारे सारे फंक्शंस परफॉर्म कर लेती है। आओ, तो आप फोर्थ पॉइंट डालोगे बेटा क्या, फोर्थ पॉइंट आप डालोगे बेटा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और आप बस इसमें इतना ही याद रखोगे क्योंकि बाकी पॉइंट्स तो आपको बेटा याद रहेंगे, जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ के आया है, या तो हमसे पढ़ा हो या किसी और से पढ़ा हो, ठीक। आपने पढ़ा है बेटा, इस बात से फर्क पड़ता है। आ जाओ, देखो जरा ध्यान से, तो बेटा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल ओनली प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बात आपको पता है, ठीक। आप सबसे पहले ये लिखोगे सेल ओनली, अरे बेटा ये क्या हो गया, आजा, सेल ओनली प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सेल जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपको बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही देखने को मिलती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक। सेल ओनली प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देयरफॉर हम बेटा इसलिए कह सकते हैं क्या, देयरफॉर, देयरफॉर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, देयरफॉर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो बेटा जो आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है किसका बेटा, लिविंग का। देयरफॉर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग, इज डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग, इज डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग। बेटा जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, डिफाइनिंग कैरेक्टर है किसका बेटा, आपके लिविंग का, डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग, डिफाइनिंग कैरेक्टर है किसका बेटा, आपके लिविंग का, डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग। तो बेटा अब आपको जो है दो कैरेक्टर मिल चुके हैं जो डिफाइनिंग कैरेक्टर है, एक आपको मिल चुका है बेटा मेटाबॉलिज्म, एक आपको मिल चुका है क्या, आपके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और अब हम बात करेंगे बेटा फिफ्थ पर, आपका फिफ्थ क्या है, वो है बेटा आपके कॉन्शियसनेस, क्या है बेटा, वो है आपके कॉन्शियसनेस। अब आपके मन में आएगा सर एक कॉन्शियसनेस क्या होती है, क्या होती है कॉन्शियसनेस। तो एक बात बताना बेटा, जब भी आप अपने
आपके पास एक स्पेशल एबिलिटी है, और वो एबिलिटी क्या है? वो एबिलिटी ये है, आप बेटा अपने आसपास के जो आपका सराउंडिंग है आप उसे सेंस कर लेते हो, ठीक है, और उसके अनुसार आप रिएक्ट भी करते हो। कैसे? आपको दिख रहा है, आपको सपोज करो आपके पीछे कुत्ता आ रहा है, कुत्ता भौंकता हुआ आ रहा है, अब आपको दिख रहा है वो कुत्ता आपके पीछे आ रहा है और वो कुत्ता आपको काटने वाला है, ये बात भी आपको पता है, ठीक, तो बेटा आप इंतजार नहीं करोगे काटने का, आप पहले ही भगने लग जाओगे। ये आपकी कॉन्शियसनेस है, और एक्चुअली ये आपकी बेटा सेल्फ कॉन्शियसनेस है। जो ह्यूमंस के अंदर बेटा सेल्फ कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है, यानी कि बेटा रेस्पॉन्ड तो सभी लोग करते हैं। रेस्पॉन्ड ऐसा नहीं है आपके प्लांट नहीं करता है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, प्लांट भी रेस्पॉन्ड करता है, बट आप जो बेटा प्रिडिक्ट भी कर लेते हो इस बात को, ठीक, ये बात हम आपको आगे बताएंगे। बट फिलहाल आप कॉन्शियसनेस समझो। कॉन्शियसनेस क्या होती है? आपके पास एक स्पेशल एबिलिटी है, आपके पास और जितने भी लिविंग होते हैं उन सबके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि वो जो है बेटा अपने सराउंडिंग को सेंस कर लेते हैं, और इसके अलावा बेटा उस उस सराउंडिंग एनवायरनमेंट को सेंस करने के साथ साथ जो वो बेटा रेस्पॉन्ड भी करते हैं उसी के अनुसार। जैसी स्थिति बनती है, जैसी परिस्थिति बनती है बेटा, उसके अनुसार जो है वो बेटा रिएक्ट भी करते हैं। ये जो बेटा एबिलिटी होती है सेंस करने की आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट को और रिएक्ट करने की, इसी को हम कहते हैं बेटा आपकी कॉन्शियसनेस। इसी को कहते हैं बेटा आपकी कॉन्शियसनेस। बेटा आध्यात्मिक बात नहीं कर रहे हैं हम बायोलॉजी के टर्म्स में बात कर रहे हैं कॉन्शियसनेस, ठीक, वरना आप सोचो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड और ये सब अध्यात्म नहीं चल रहा है बेटा। यहाँ हम बात कर रहे हैं साइंस की भाषा में, और साइंस किसे मानती है? कॉन्शियसनेस। साइंस उसे कॉन्शियसनेस मानती है, एक ऐसी एबिलिटी है जिससे आप सेंस करते हो बेटा सराउंडिंग एनवायरनमेंट के स्टिमुलाई को। स्टिमुलाई समझते हो बेटा? जो आपको बाहर से आपको मिल रहा है, जैसे मान लो मैंने आपको एक चींटी काटी, आपको एक थोड़ा सा नोच खाया, आपको मैंने यहाँ काटा आपके हाथ पे, तो आपको एक स्टिमुलस मिला, आपको एक सिग्नल मिला, यहाँ से यहाँ तक सीधे गया आपके ब्रेन का सिग्नल कि किसी ने काटा है, तो आप सीधे झट से हाथ पीछे कर लोगे। ये एक स्टिमुलस समझ रहे हो आप? जो एक रेस्पॉन्स जो एक आपको बाहर से मिल रहा है, ठीक, आ जाओ चलो। तो बेटा आप समझे क्या होती है कॉन्शियसनेस? आप यहाँ डालोगे बेटा, क्या आप यहाँ डालोगे? कॉन्शियसनेस, CONSCI, यही तो होती है बेटा कॉन्शियस की स्पेलिंग, हाँ यही होती है कॉन्शियस, और बेटा यहाँ NESS लगती है कॉन्शियसनेस। क्या होती है बेटा कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस बेटा आपकी एक एबिलिटी है। क्या है? कॉन्शियसनेस जो है आपकी एक बेटा एक एबिलिटी है। एबिलिटी कैसी एबिलिटी? एबिलिटी सेंस करने की, एबिलिटी टू एबिलिटी टू सेंस, एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग एनवायरमेंटल, सराउंडिंग एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, सराउंडिंग एनवायरमेंटल, सराउंडिंग एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, सराउंडिंग एनवायरमेंटल स्टिमुलाई एंड रेस्पॉन्ड टू दीज स्टिमुलाइज। और सिर्फ बेटा सेंस नहीं करना है, रेस्पॉन्ड भी करना है, रेस्पॉन्ड एंड रेस्पॉन्ड टू दीज स्टिमुलाई, एंड रेस्पॉन्ड टू दीज स्टिमुलाई। और जो बेटा ये स्टिमुलाई आए हैं इनके जो है बेटा रेस्पॉन्ड भी तो करना पड़ेगा। ये जो आपकी एबिलिटी होती है इसी को कहते हैं बेटा कॉन्शियसनेस। और जो कॉन्शियसनेस होती है वो बेटा लिविंग का एक कैरेक्टर होती है। जो कॉन्शियसनेस होती है वो बेटा लिविंग का कैरेक्टर होती है। अब आप कहोगे सर क्या आप एग्जांपल दे सकते हो? आपने ह्यूमन के केस में तो बता दिया, क्या आप कोई और एग्जांपल दे सकते हो? बेटा मैं दे सकता हूँ, सीजनल ब्रीडर। बेटा कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं सीजनल ब्रीडर होते हैं। और मतलब सीजनल ब्रीडर क्या होता है? बेटा कुछ ऐसे पर्टिकुलर एनिमल्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सीजन का इंतजार करते हैं ब्रीड करने के लिए, ठीक, तो उनको कहते हैं सीजनल ब्रीडर। तो बेटा जैसे ही वो सीजन आता है उनके अंदर कुछ पर्टिकुलर हिट करता है, उनको पता पड़ जाता है यार ये सीजन आ गया और अब हमारा समय है आपका ब्रीडिंग करने का। यानी कि बेटा ये सब कैसे हो रहा है? एनवायरमेंट को उनने बेटा सेंस करा है, उन्होंने जो आपके एक्सटर्नल एनवायरमेंट है उन एनिमल्स के अराउंड उन्होंने उसे सेंस करा, उन्होंने देखा अब सही समय आ चुका है और अब हमें जो है ब्रीडिंग करनी है। तो बेटा सीजनल ब्रीडर्स भी इसका एग्जाम्पल आते हैं कॉन्शियसनेस का। इसके अलावा बेटा आप देखते हो फोटो पीरियोडिज्म। क्या होता है फोटो पीरियोडिज्म? इन डिटेल पढ़ाएंगे आपको आगे जब हम, अब तो खैर हट गया है बेटा फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है, और एक बार हम और चेक कर लेंगे, ठीक। तो फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है बेटा? फोटो पीरियोडिज्म होता है जो प्लांट्स होते हैं बेटा वो परफॉर्म करते हैं आपके क्या फ्लावरिंग पर्टिकुलर सीजन के अंदर। बेटा ये जो होता है ना इसे हम कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म। ये जो फिनोमिना होता है आपके जो फूल खिलते हैं ना किसी भी प्लांट के अंदर बेटा एक पर्टिकुलर सीजन में खिलते हैं, हमेशा नहीं खिलते, पर्टिकुलर सीजन में खिलते हैं, ठीक। तो बेटा इसी को कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म। तो वो बेटा प्लांट भी तो सेंस कर रहा है उस बात को, समझ रहे हो आप? जो प्लांट सेंस कर रहा है तो बेटा उसके पास भी हुई ना कॉन्शियसनेस।
ठीक, तो कॉन्शियसनेस जो बेटा सारे के सारे लिविंग का एक फीचर होता है, बट ह्यूमन ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। क्या होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, अच्छे से बताएंगे, रुकिए आइए। सबसे पहले आप यहाँ क्या डालोगे बेटा, आप यहाँ लिखोगे क्या, आप यहाँ लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे कॉन्शियसनेस इज फीचर ऑफ ऑल लिविंग। आप लिखोगे बेटा कॉन्शियसनेस इज, जो आपका बेटा कॉन्शियसनेस होता है, जो आपका कॉन्शियसनेस होता है वो एक फीचर है। क्या, कॉन्शियसनेस जो है क्या है बेटा, वो आपका डिफाइनिंग फीचर है। कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है बेटा किसका, लिविंग का। डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। और आप इसके एग्जाम्पल लिख लोगे क्या, आप एग्जाम्पल में लिख लोगे बेटा सीजनल ब्रीडर। एग्जाम्पल पे क्या लिख लोगे, आप एग्जाम्पल में लिख लोगे बेटा सीजनल ब्रीडर। क्या लिख लोगे, आप यहाँ लिखोगे बेटा सीजनल ब्रीडर, यानी कि बेटा कुछ ऐसे एनिमल्स जो ब्रीड करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर। सीजनल ब्रीडर में आप क्या लिखोगे, सीजनल ब्रीडर में आप लिखोगे क्या बेटा, सीजनल ब्रीडर में लिखोगे एनिमल ब्रीड इन पर्टिकुलर सीजन। जो एनिमल्स बेटा पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करते हैं, एनिमल्स ब्रीड इन पर्टिकुलर सीजन, इन पर्टिकुलर सीजन। ठीक बेटा, तो उन्हें कहते हैं हम आपके सीजनल ब्रीडर्स इन पर्टिकुलर सीजन। आ जाओ, और इसके अलावा क्या एक और एग्जांपल हम लिख सकते हैं बेटा, फोटो पीरियडिज्म, यानी कि प्लांट परफॉर्म करता है आपके फ्लावरिंग पर्टिकुलर सीजन के अंदर, तो उसे हम कहते हैं बेटा आपके फोटो पीरियडिज्म। क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बेटा आपके फोटो पीरियडिज्म। क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं आपके फोटो पीरियडिज्म। देखो क्या होती है फोटो पीरियडिज्म बेटा, जो प्लांट्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं फ्लावरिंग इन पर्टिकुलर सीजन, प्लांट्स परफॉर्म। तो इन सबको पता कैसे पड़ रहा है बेटा वो सीजन आ गया, क्यों, क्योंकि बेटा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है और ये उसे सेंस करते हैं और उसी के हिसाब से बेटा रेस्पॉन्ड करते हैं। जो सीजनल ब्रीडर्स है वो बेटा ब्रीड कर देंगे जैसे उन्हें पता पड़ेगा एनवायरनमेंट आ गया है, जैसे ही प्लांट को पता पड़ेगा वो बेटा प्रोड्यूस कर देगा आपके क्या, फ्लावर्स। ठीक, प्लांट परफॉर्म्स फ्लावरिंग इन पर्टिकुलर सीजन, फ्लावरिंग इन पर्टिकुलर सीजन। ठीक, इन पर्टिकुलर सीजन्स, इन पर्टिकुलर सीजन। और बेटा जो ह्यूमन होता है वो होता है आपके सेल्फ कॉन्शियस। क्या होता है सेल्फ कॉन्शियस, अब एक बात बताना, कॉन्शियसनेस प्लांट के पास भी है, एनिमल के पास भी है, ठीक, बट एनिमल्स बेटा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। प्रिडिक्ट मतलब क्या होता है, जो बेटा पॉसिबल चेंजेस है उनको प्रिडिक्ट एक ह्यूमन कर सकता है। मैं कर सकता हूँ, मुझे दूर से कुत्ता आता दिख रहा है और कुत्ता जो है मुझे दिख रहा है थोड़ा भौंक रहा है, थोड़ा मूड उसका ठीक नहीं है, ठीक, जिस तरीके से उसकी चाल दिख रही है मुझे लग रहा है पक्का चांसेस है मैं आज कटूंगा, मुझे जो है बेटा कुत्ता काटेगा। ठीक, तो मैंने प्रिडिक्ट कर लिया कि कुत्ता मुझे काटेगा और मेरे दिमाग ने ये भी बेटा प्लान कर लिया, मैं प्रिपेयर हो गया कि कुत्ता काटेगा और अब मुझे बेटा तेज भगना है। किससे, कुत्ते से नहीं बेटा, बाकी इंसानों से कुत्ता किसी एक को काटेगा ना बेटा, मुझे तो बाकी इंसानों से तेज भगना है। तो बेटा मैंने प्रिपेयर कर लिया, मुझे तो भगना है, तो बेटा ये जो मैंने प्रिपेयर कर लिया यानी कि मैंने बेटा प्री प्लान कर लिया पहले से ही, मैं जो है आपके मैंने प्रिडिक्ट कर दिया किसका बेटा, पॉसिबल चांस को कि कुत्ता मुझे काट सकता है। तो ये बेटा मेरी सेल्फ कॉन्शियसनेस है। ठीक, बाकियों में नहीं देखने को मिलती, आपके ह्यूमंस में देखने को मिलती है कि आपकी सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेल्फ कॉन्शियसनेस समझ में आई होगी। बेटा बाकी सब लोग एनवायरनमेंट को चेंज होने के बाद सेंस करते हैं चेंज हो रहा है तब रेस्पॉन्ड करते हैं, बट ह्यूमंस जो है बेटा उस चेंज को भी प्रिडिक्ट कर देते हैं और पहले ही प्रिपेयर हो जाते हैं चेंजेस के लिए। तो इसी को हम कहते हैं बेटा आपकी सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसी को हम कहते हैं बेटा आपके सेल्फ कॉन्शियसनेस। आओ चलो, इसी को हम कहते हैं बेटा आपके सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ डालोगे बेटा जो ह्यूमन होता है, जो आपके ह्यूमन होता है, जो आप ह्यूमन देखते हो वो कैसा होता है बेटा, जो आप ह्यूमन देखते हो वो होता है आपके सेल्फ कॉन्शियस। कैसा होता है, जो ह्यूमन होता है वो होता है आपके बेटा सेल्फ कॉन्शियस। सेल्फ कॉन्शियसनेस उसके अंदर जो है प्रेजेंट होती है। क्या होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस, आओ चलो समझते हैं। एक मिनट, इस एस को थोड़ा सा सही करते हैं, आओ। तो ह्यूमन के अंदर आपको देखने को मिलती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्या होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस,
सेल्फ कॉन्शियसनेस कुछ नहीं होती बेटा, रेस्पॉन्स टूवर्ड्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक, ये भी बेटा क्या करते हैं, एक्सटर्नल रेस्पॉन्स। आ जाओ, आप लिखोगे क्या बेटा, आप लिखोगे रेस्पॉन्स टूवर्ड्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई, रेस्पॉन्स टूवर्ड्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई, रेस्पॉन्स टूवर्ड्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई। और ये जो बेटा रेस्पॉन्स हो रहा है एक्सटर्नल स्टिमुलाई की तरफ, ठीक, ये तो हो ही रहा है, ये तो कॉन्शियसनेस में आता ही है। इसके अलावा बेटा क्या होता है, प्रिडिक्ट पॉसिबल चेंजेस एंड प्रिपेयर अबाउट इट। हम जो है बेटा क्या कर लेते हैं, प्रिडिक्ट कर लेते हैं, प्रिडिक्ट पॉसिबल चेंजेस, जो बेटा चेंजेस होने वाले हैं, प्रिडिक्ट पॉसिबल चेंजेस एंड प्रिपेयर अबाउट इट, एंड प्रिपेयर अबाउट इट, एंड प्रिपेयर अबाउट इट। और जो बेटा प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक, यही तो बेटा हमें अलग बनाती है बाकियों से, इसलिए हम कहते हैं हम जो है बेटा आपके सेल्फ कॉन्शियस है। और अब जैसे ही मैंने कहा, एक बेटा बच्चा था जिसका दिमाग बहुत तेज चलता था, और उसने कहा सर जो जिसका ब्रेन डेड हो चुका है, ब्रेन डेड का मतलब क्या है, ब्रेन डेड का मतलब बेटा मैं बात कर रहा हूँ कोमा पेशेंट की, यानी कि एक ऐसा पेशेंट जो कोमा में जा चुका है। ठीक, तो सर क्या उसके पास कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होगी, तो बेटा मैं कहूँगा हाँ उसके पास कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है। फिर आपने मुझसे पूछा क्या सर उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है, तो मैं कहूँगा नहीं बेटा, सेल्फ कॉन्शियसनेस उसके पास प्रेजेंट नहीं है। तो आपने पूछा सर कॉन्शियसनेस तो प्रेजेंट है बट सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट क्यों नहीं है, तो मैंने जवाब दिया बेटा क्यों, क्योंकि उसका बेटा ब्रेन डेड हो चुका है। यानी कि अब बेटा जो डिफरेंट डिफरेंट जो उसके बेटा पार्ट्स हैं बॉडी के, जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो जो है बेटा अब आपके जो है क्या है, वो कोऑर्डिनेशन में ही नहीं रह पाएंगे, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ ना बेटा, वो जो है प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज़ के लिए जो होने वाली है, यानी कि उनके अंदर जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस की जो बेटा प्रॉपर्टी है वो लॉस्ट हो जाती है। बट कॉन्शियसनेस जो है बेटा एक ब्रेन डेड या कोमा पेशेंट जो होता है उसके अंदर कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस एब्सेंट होता है। क्यों, क्योंकि बेटा कोऑर्डिनेशन जो है खत्म हो जाता है सभी ऑर्गन्स का एक दूसरे के साथ। ठीक, आ जाओ इसी बात को लिख लेते हैं, इसी के साथ जो है बेटा हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज आपकी डिफाइनिंग कैरेक्टर्स किसके, लिविंग के। आ जाओ चलो, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बेटा बात कर रहे हैं आपसे ब्रेन डेड की। किसकी बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं ब्रेन डेड की, या फिर इसी को हम कहते हैं बेटा आपके क्या, कॉमा पेशेंट। इसी को कहते हैं हम आपके बेटा कॉमा पेशेंट, क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं बेटा आपके कॉमा पेशेंट। और इस तरीके से लिखने के बाद आप ब्रैकेट में बंद कर दोगे। आ जाओ, और अब आप क्या लिखोगे, इनके अंदर जो है बेटा कॉन्शियसनेस तो आपकी कैसी होती है, प्रेजेंट होती है, कॉन्शियसनेस तो आपको बेटा देखने को मिलती है। ठीक, कॉन्शियसनेस प्रेजेंट, बट जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो एब्सेंट होती है। क्या देखने को नहीं मिलता है आपको बेटा, सेल्फ कॉन्शियसनेस देखने को नहीं मिलता है। क्या नहीं देखने को मिलता है आपको, जो है बेटा सेल्फ कॉन्शियसनेस आपको नहीं देखने को मिलती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होती है बेटा वो आपकी एब्सेंट होती है। कैसी होती है वो बेटा, आपकी एब्सेंट होती है। क्यों, क्यों, क्योंकि बेटा ये जो है क्या कर चुके होते हैं, ये इन्होंने लॉस्ट कर दिया है क्या, कोऑर्डिनेशन, लॉस्ट कोऑर्डिनेशन, लॉस्ट कर चुके हैं क्या बेटा, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, बिटवीन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। एक मिनट इसे अच्छे से लिख देते हैं, आओ बेटा रुको, बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। आओ चलो, अब बेटा जो है मैंने आपको कितने कैरेक्टर पढ़ा है, मैंने आपको 5 कैरेक्टर्स पढ़ा है। ठीक, अब जो है हम थोड़ी सी आपको समरी टाइप में, आप यहाँ क्या लिख लोगे, आप समरी में बेटा ये लिख लोगे जो कि आपको पता ही होनी चाहिए। बाकी आप बेटा एक बार इसको जो है थ्रू आउट जो है आप रिवाइज कर लोगे। ठीक, इतने में ही आपके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। मैं ये नहीं करूँगा आपको रट्टा मारने की जरूरत है, नहीं, आप रिवाइज कर लो, उसी से आपकी चीज़ें बन जाएंगी। ठीक, आओ, आपने सबसे पहले क्या पढ़ी, आपने सबसे पहले पढ़ी बेटा ग्रोथ, आपने ग्रोथ पढ़ी, आपने ग्रोथ पढ़ी। सेकंड नंबर पे हमने आपको क्या पढ़ाया था, सेकंड नंबर पे बेटा हमने आपको पढ़ाया था रिप्रोडक्शन। ठीक, रिप्रोडक्शन। थर्ड नंबर पे हमने आपको पढ़ाया बेटा मेटाबॉलिज्म, हमने आपको पढ़ाया मेटाबॉलिज्म।
और फोर्थ पे हमने पढ़ाया बेटा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, लास्ट एंड फिफ्थ हमने पढ़ाया था बेटा कॉन्शियसनेस। ठीक, फोर्थ पे हमने पढ़ाया था बेटा, आपको क्या पढ़ाया था? फोर्थ पे हमने पढ़ाया था, आपको क्या पढ़ाया था बताओ मुझे जरा, अभी अभी मैंने बताया था, क्या पढ़ाया था? मैंने आपको पढ़ाया था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था आपको बेटा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और फिफ्थ पे हमने अभी अभी आपको पढ़ाया था बेटा कॉन्शियसनेस। क्या पढ़ाई थी हमने? आपको पढ़ाई थी कॉन्शियसनेस। क्या पढ़ाई थी बेटा? हमने पढ़ाई थी आपको कॉन्शियसनेस। तो आप क्या देखते हो बेटा? आप देखते हो क्या? आप देखते हो ये जो आपके होते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये जो है बेटा आपके ट्रू कैरेक्टर नहीं है लिविंग के, जबकि आप मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस देखते हो, ये डिफाइनिंग कैरेक्टर हैं किसके? आपके लिविंग के। आप यहाँ लिखोगे बेटा नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर। ये जो डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है बेटा आपके, नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर। नॉट, अरे बेटा ये गलत हो गया, एक मिनट इरेजर ले। नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर, ये जो बेटा आपके डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है किसके? लिविंग के। नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग, नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग। और जो बेटा ये आपका ये जो मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस है, ये है आपके बेटा डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग। ये क्या है बेटा? ये है आपके डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग, डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग, ऑफ लिविंग। तो बेटा अगर मैं एक आपको लिविंग की डेफिनेशन देना चाहूँ तो मैं क्या दे सकता हूँ? वो मैं आपको ये डेफिनेशन दे सकता हूँ क्या? क्या मैं बेटा ये कह सकता हूँ कि एक जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होता है जो बेटा खुद को अपने आप रेप्लिकेट कर ले, खुद को अपने आप इवॉल्व कर ले, और सारी सारी जो रिएक्शंस या कुछ भी उसके अंदर शरीर में हो रहा है उन सबको बेटा वो रेगुलेट कर ले, और इसके अलावा बेटा वो जो है रेस्पॉन्ड कर सके किसको? एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। वही है एक्चुअल में आपका क्या बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। वही है आपका एक्चुअल में क्या बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आओ इस डेफिनेशन को भी लिख लेते हैं और इसी के साथ बेटा एंड करते हैं आज के हम इस लेक्चर को। तो बेटा आप यहाँ क्या लिखोगे? आप यहाँ लिखोगे डेफिनेशन ऑफ लिविंग। क्या होती है आखिर डेफिनेशन एक लिविंग की? डेफिनेशन ऑफ लिविंग क्या होती है आखिर? एक लिविंग की डेफिनेशन। आओ, तो क्या होती है बेटा एक लिविंग की डेफिनेशन? तो आप बेटा यहाँ क्या लिखोगे? आप यहाँ लिखोगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो बेटा एक आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो आपका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है बेटा, वो कैसा होना चाहिए? वो आपके सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए, सेल्फ इवॉल्विंग होना चाहिए, वो सेल्फ रेगुलेटिंग होना चाहिए, और इसके अलावा वो रेस्पॉन्ड कर सके किसको? आपके एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। वही है बेटा लिविंग की डेफिनेशन। तो कैसा होना चाहिए बेटा? वो होना चाहिए सेल्फ रेप्लिकेटिंग। बेटा वो जो है अपने आप की एक और रेप्लिका बना सके, यानी कि रिप्रोडक्शन कर सके, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। और बेटा वो होना चाहिए आपके सेल्फ इवॉल्विंग, अपने आप को इवॉल्व करा सके, और सेल्फ रेगुलेटिंग, रेगुलेट कर सके अपने आप को, सेल्फ रेगुलेटिंग। और इसके अलावा बेटा रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बेटा रेस्पॉन्स कर सके आपके एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। वो जो है रेस्पॉन्स कर सके किसके? आपके एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। तो बेटा इसी के साथ जो है अब हमारा ये वाला टॉपिक यहीं पर एंड होता है। 1 आवर एंड 43 मिनट्स का हमने बेटा ये लेक्चर लिया है आपके, और मैं उम्मीद करता हूँ बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो आओ ढूंढते हैं हमारी थैंक यू स्लाइड का है। और आजकल बेटा हमने आज का ज्ञान करके बेटा बंद कर रखा है, चलो कल से उसे शुरू करते हैं, ठीक है? वापस अच्छी अच्छी शायरियाँ लेके आते हैं आपके लिए। और ये बेटा मिल गया आपका थैंक यू स्लाइड, आ जाओ। तो इसी के साथ बेटा थैंक यू सो मच, आपने ये जो है ये टॉपिक देखा। पर मैं बेटा ये बताऊंगा एनसीईआरटी में ये नहीं दे रखा है, अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। और बेटा ज़रूरी है एक बार पढ़ लेना, दे रखा है, आप थोड़ा सा पढ़ लोगे कुछ नहीं जाएगा, इजी है, मुश्किल नहीं है। कोई अगर मुश्किल चीज़ होती तो मेरी समझ में भी आती। इजी चीज़ है, बिल्कुल आराम से आपके भेजे में सेट होगी, दिमाग में सेट होगी। तो ठीक है बेटा, इसी के साथ मिलते हैं हम आपको सेकंड लेक्चर में। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और जो है बेटा आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ठीक, इसी के साथ मिलते हैं बेटा हम अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।
और हाँ, इसी के साथ रुको, इसी के साथ जो है बेटा, जब जब आपको इसका रिवाइज करना होगा, आप जो है इसका बेटा क्या देख लोगे, रैपिड रिवीजन देख लोगे। मुश्किल से 7-8 मिनट में जो है हम ये सारी सारी स्लाइड्स आपको रिवाइज करा देंगे। ठीक, इसी के साथ मिलते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।